Yes, so very good morning to all of you. Today we are going to start a new topic that is accounting from incomplete records. ये टॉपिक अगर हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे लगातार अटेम्प्ट्स में एक फुल फ्लैज क्वेश्चन मतलब अकेला ही 14 मार्क्स का पूछा गया। अकेला ही क्वेश्चन जिसके कोई सब पार्ट नहीं होंगे, 14 मार्क्स का क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की कितनी रेलेवेंस है। और ये आपकी पूरी की पूरी बेटा बेसिक अकाउंटिंग टेस्ट कर देता है, इसलिए इस टॉपिक को बिल्कुल स्टार्टिंग में लेना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसकी बेसिक अकाउंटिंग हमको आगे के टॉपिक में भी काम आएगी। टॉपिक की हेडिंग को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग हमें करनी है, लेकिन कैसे करनी है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से करनी है। सी व्हाट हैपन्स जनरली, अगर हम लोग बात करें अपनी प्रैक्टिस में, जब हम लोग आगे चल के काम करेंगे या फिर अगर हम लोग जॉब में भी जाते हैं तो हम काम करेंगे, हमारे पास जो क्लाइंट आएगा हमारे पास जो क्लाइंट विजिट करेगा, क्या उसने ऑलरेडी प्रॉपर बुक्स बनाई होंगी? क्योंकि अगर उसने प्रॉपर बुक्स मेंटेन कर ही ली हैं तो उसको फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट करने में कितनी ही देर लगती है। और जो आज का सिस्टम है दैट इज़ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, उसमें जब हम लोग प्रॉपर बुक्स बनाते हैं या कह सकते हैं बुक कीपिंग करते हैं, तो वो ही अपने आप फाइनल अकाउंट्स क्रिएट करता रहता है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना होता। आपने एक जर्नल एंट्री पास करी, उस जर्नल एंट्री की अगर किसी बुक में रेलेवेंस होगी, मींस कैश बुक, परचेज बुक, रिटर्न बुक, कहीं पर भी, तो वो एंट्री वहाँ जाएगी। अदरवाइज वो लेजर के अकाउंट में जाएगी और उसके बाद उसका खुद ही ट्रायल बैलेंस बनेगा और उससे खुद ही उसकी बैलेंस शीट बनती चली जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी मैंने एक ही एंट्री करी है, दैट इज बिजनेस कमेंस्ड विद कैश 20,000 रुपीज। क्या होगी इसकी जर्नल? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो मैंने एंट्री करी है अपनी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, इससे अपने आप ट्रायल बैलेंस बनेगा। कैश में दिखेंगे 10,000 रुपये, कैपिटल में दिखेंगे 10,000 रुपये क्रेडिट साइड पे, और इससे ही अपने आप बैलेंस शीट भी एक छोटी सी बन जाएगी। एसेट में दिखेगा कैश 10,000 और लाइबिलिटीज में दिखेगा कैपिटल 10,000। तो ये तो अपने आप बन रहा है। तो अगर मेरे पास प्रॉपर बुक्स हैं तो मुझे कोई परेशानी की बात है ही नहीं। लेकिन क्लाइंट यहां पर प्रॉपर बुक्स नहीं मेंटेन करता होगा, और अब आपको उसकी कुछ इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या करना है, प्रॉपर आपको बुक्स उसको बना के देनी है। दिस इज योर टास्क। तो आपको यहां पर जो अकाउंटिंग करनी है फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करनी है। उसके बाद हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट हो। जैसे आप लोग को पॉकेट मनी मिलती होगी या कैसे भी आपको अपने खर्चों के लिए कुछ पैसे मिलते होंगे, आप लोग भी बेटा उनका कुछ हिसाब करते होंगे, यस और नो। लेकिन क्या आप उसका जो हिसाब लगाते हैं आप डेबिट क्रेडिट करके करते हैं? ऐसा करते हैं, पैसा आया तो डेबिट की एंट्री डालते हैं, गया तो उसको क्रेडिट करते हैं? ऐसा आप कुछ भी नहीं करते होंगे। आप सिंपली क्या करते होंगे, अपने रजिस्टर के लास्ट पेज पे या मोबाइल में जो नोट्स वाली एक एप्लीकेशन होती है उसमें लिख ले होते होंगे कि इतने इतने मुझे पैसे मिले और ये मेरी एक्सपेंस शीट है, ऐसे ऐसे मेरे एक्सपेंस हुए। आप ऐसे ही करते होंगे, यस और नो। और अभी तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा कर रहे हैं। तो समझ लीजिए जो बाकी बिजनेसमैन है, क्या ऐसा रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपके पास कोई कॉमर्स की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इज देयर एनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डूइंग बिजनेस? नथिंग। आपके पास क्वालिफिकेशन है या नहीं है वो मैटर उतना नहीं करता। तो वो लोग भी जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी या जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं। तो क्या वो लोग डेबिट क्रेडिट में अपनी अकाउंटिंग को करते होंगे? आंसर इज नो। वो लोग सिंपली इंफॉर्मेशन लिखते हैं, इसको सामान बेचा, इससे इतने रुपए लेने हैं। शर्मा जी को सामान दिया हुआ है, उनसे 1,500, 2,000, 2,500 रुपये लेने हैं। उनके घर में उनके घर के लोग, उनके छोटे बच्चे बार बार सामान लेते जाते हैं और वो पर्सन उनका टोटल ऐड करता रहता है, उसको बढ़ाता रहता है। अगर हम लोग ग्रॉसरी की दुकान की बात करें जो आपके गली मोहल्ले में होती है, वहाँ पूरा का पूरा बिजनेस ऐसे ही चल रहा होता है। वहाँ पर आप एग्जैक्टली कैश पे बिजनेस होता है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आसपास वाले सारे लोग हैं, आप भी उनको जानते हैं और वो आपको बार बार कैश नहीं दे सकते, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो जो भी उनका हेड ऑफ द फैमिली होगा वो जैसे ही मंथ एंड होगा आपका पूरा पैसा आपको चुका देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ जी, आप लोगों ने भी कभी आसपास की दुकान पे गए तो बिना पैसे दिए भी चीज़ ले आए होंगे कि बाद में उसका हिसाब हो जाएगा। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वो जो आपका हिसाब लिखता है, एक बेटा रेड कलर की बुक होती है, देखा है किसी ने?
उसके ऊपर ऐसे धागा वगैरह से लिखा होता से बना हुआ होता है। तो वही उनकी खाता बुक होती है जिसमें वो हर किसी के बारे में लिखते हैं कि कितना कितना सामान आया, मैंने उधारी चुकानी है अपने सप्लायर को, और कितना कितना मैंने सामान आसपास के लोगों को दिया हुआ है और उनसे मैंने पैसे वापसी लेने हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अब उस छोटे दुकानदार के ऊपर कुछ टैक्स की इम्प्लीकेशंस आ गई हैं। टैक्स की इम्प्लीकेशन का मतलब कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट आ गई हैं कि उनको कुछ रजिस्ट्रेशंस लेने पड़ेंगे या फिर अब उनको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बेटा टैक्सेशन में भी पढ़ा होगा जीएसटी के अंदर कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो बेटा उसकी क्या लिमिट होती है जिस पे आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होता है? क्या लिमिट पड़ी बेटा आपने? गुड्स पे कितनी? 20 लाख। इतने आप बाकी सब इतने लो क्यों फील कर रहे हो? आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्या? ये तो लिमिट सबने ही पढ़ी होगी, सर ने पढ़ाई है ना सबको? नहीं पढ़ाई अभी तक? आपको कैसे पता है? अच्छा, पापा ने बताया था। तो बेटा अगर आप गुड्स का बिजनेस करते हो, मतलब सामान बेचते हो, सर्विसेज की बात नहीं हो रही, तो सरकार कहती है अगर आपकी बेटा 20 लाख से ज्यादा की सेल हो जाती है, आप 20 लाख से ज्यादा के गुड्स बेचते हैं, तो आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा और अब आप अपने कस्टमर को जो भी सामान देंगे उस पर जीएसटी लगाएंगे और फिर सामान देंगे और वो जो जीएसटी वाला अमाउंट है वो सरकार को पहुंचाएंगे। तो आ गया ये कानूनी दायरे के अंदर कि नहीं आया? इससे पहले मान लो इसकी सेल 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख ऐसे ऐसे रहती थी, तो ये जो मर्जी करे, ना इसको अपनी कहीं बुक सबमिट करनी, ना कोई दिक्कत। फिर तो बस इसको अपनी इंटरनल अकाउंटिंग ठीक रहे उसलिए काम करना था। कहीं कस्टमर इसको बुद्धू ना बना दे। सामान लिया हो उसने 2000 का और जब पेमेंट की टाइम आए वो कह रहा है मैंने तो 1000 का ही लिया, आप दिखा दो कहाँ 2000 का सामान लिया, और आपने इंटरनल अकाउंटिंग नहीं कर रखी, तो आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो वो खाली इंटरनल लेवल के लिए अकाउंटिंग करता था, लेकिन अब उसको जो अकाउंटिंग करनी है वो एक्सटर्नल लेवल के लिए करनी है। तो जब एक्सटर्नल अथॉरिटीज के लिए उसको अकाउंटिंग करके सब चीजें सबमिट करनी है, क्या अब वो अपनी वो रेड कलर वाली जो नोटबुक है वो सबमिट कर सकता है, या अब उसको प्रॉपर अकाउंटिंग को ही सबमिट करना पड़ेगा जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, जर्नल, लेजर और बैलेंस शीट बनेगी? हाँ जी, क्या कोई भी अथॉरिटी आपके रफ वर्क वाले पेपर संभालती रहेगी क्या कि सर हमने नोटबुक के पीछे लिखा हुआ था, इसी की आपको PDF बना के दे देते हैं? इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। अब आप उस दायरे में आ चुके हैं और अब आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग करवानी है। अब ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग करेगा कौन? मुद्दा तो ये है, अगर उसको आती होती प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग तो अभी तक वो खुद ही कर रहा होता। तो यहां पर बेटा अब हमारा रोल स्टार्ट हो जाता है। अब हम उसके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्या करते हैं? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। सो इट इज एब्सोल्युटली अ प्रैक्टिकल टॉपिक। ये टॉपिक अच्छे से सीखने के बाद आपको आगे क्लाइंट बेस बनाने में हेल्प मिलेगी, और जैसे ही कोई भी पर्सन इस कानून के दायरे में आएगा वो आपको सबसे पहले अप्रोच करेगा और आप उसके बेटा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। बात समझ में आई? इस टॉपिक का एक नाम और भी है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तो है ही, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसके अलावा इसका एक और नाम है, वो क्या है? दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी तक जो क्लाइंट है वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के हिसाब से काम नहीं कर रहा, वो सिंगल एंट्री के हिसाब से कर रहा है। वो क्या करता है, जो भी उसको पैसे किसी से लेने हैं वो यहां पर ऐसे लिख सकता है इनफ्लो, जो मुझे पैसे लेने हैं जो मिल रहे हैं, और जहां जहां उसको पैसे देने हैं वो उसके लिए क्या लिखेगा? आउटफ्लो। वैसे वो इतनी इंग्लिश में भी नहीं लिखेगा, वो इससे भी सिंपल वर्ड लिखेगा। तो क्या इसने यहां पर कोई डबल एंट्री करी, डेबिट या क्रेडिट? ऐसा कुछ भी नहीं करा। एक कॉलम बनाया, पैसे जिससे आए वो लिख दिया, एक कॉलम बनाया जहां जहां खर्चे कर रहा है वो लिख दिया। सो दिस इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। एक ही एंट्री एक ही कॉलम में सब कुछ किया जा रहा है। डबल एंट्री में यू हैव टू टेक द 2 इफेक्ट्स। आपको 2 इफेक्ट लेने होते हैं। अगर मैंने कोई खर्चा करा तो मैं एंट्री करूंगा एक्सपेंस डेबिटेड टू कैश, और अगर मैं अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में नोट कर रहा हूं कि मैंने एक्सपेंसेस कौन कौन से किए, बस मैं ऊपर एक्सपेंस लिखूंगा और उसके नाम लिख दूंगा। दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम। ऐसे हम लोग भी करते हैं। कभी आपने बचपन में बेटा कोई पार्टी वार्टी करी होगी, 4-5 दोस्तों ने मिलकर पैसे इकट्ठे करे, या आपके घर में आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए, कजन्स वगैरह सब इकट्ठे हुए,
तो आपने लिस्ट बनाई, एक केक आएगा, एक कोल्ड ड्रिंक आएगी, 10 पैटीज आएंगी, समोसे आएंगे, चाउमीन आएगी, ऐसा करा कि नहीं करा? तो आप क्या कर रहे हो? कर तो आप वही काम रहे हो जो एक बड़े कॉर्पोरेट में भी होता है, लेकिन आप बहुत माइक्रो लेवल पे कर रहे हो। तो क्या वहां पर आपने कोई डेबिट क्रेडिट की बातें करी? नहीं। आपको पता है पापा से 2000 रुपये मिले और 2000 रुपये में हमें ऐसे ऐसे खर्चे करने हैं, और आपने उसकी बस लिस्ट बना ली, दुकान पे गए, वो सब चीज़ें खरीद के लाए, और जो पैसे बचे वो पापा को वापस कर दिए। तो मैनेजमेंट तो आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने इसको माइक्रो लेवल पे करा। आपको पैसा मिला, वो आपके लिए पहला इनफ्लो हो गया, फिर आपने सारे के सारे खर्चे करे, वो आपका आउटफ्लो हो गया, एंड में जो आपके पास पैसा बचा वो आपका बैलेंस कैरी डाउन हो गया। इसी को जब हम लोग बहुत खूबसूरती से अकाउंटिंग की शेप दे देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग या कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेकिंग। और वही बेटा हमको यहां पर करना है। आप अकाउंटिंग जानते हो, दुनिया नहीं जानती है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसके पास एक तरीका है, वो उसी वे में अकाउंटिंग को एक्सेप्ट करेगी, वो उनके रफ वर्क को एक्सेप्ट नहीं करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज, अब जो हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं इसको हम कंप्लीट कैसे करें? यहां पर कुछ चीजें आपके क्लाइंट ने कहीं लिखी हुई हैं रफ में, कुछ चीजें उसने याद ही कर रखी हैं, लिखी भी नहीं है। क्या हम लोग सब चीजें लिखते हैं बेटा? आप हर एक एक्सपेंस को नोट करते हैं? कभी नहीं कर सकते। छोटे छोटे खर्चों को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। पर क्या हमारी अकाउंटिंग बेटा ऐसी चलेगी कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 25,65,000 रुपये और एसेट का टोटल आ रहा है 25,60,000 रुपये? चलेगी? क्या हम सबमिट कर सकते हैं कि 5,000 वो छोटे मोटे खर्चे थे, वो हमें याद ही नहीं आ रहे? इज इट पॉसिबल? या अकाउंटिंग हैज़ टू बी टैलीड? अकाउंटिंग को तो टैली करना ही पड़ेगा, चाहे 100, 500, 1000 का भी खर्चा हो वो भी करना है। अब वो आपके क्लाइंट को तो याद नहीं है, तो अब जितना पॉसिबल हो पाए आपको अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवानी है, जितना पॉसिबल हो पाए। और अगर उससे ज्यादा वो नहीं आपको इंफॉर्मेशन दे पा रहा तो बेटा अब आपको क्या करना चाहिए बताओ जी? आपने क्लाइंट से जितनी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते थे, जो डॉक्यूमेंट वो दे सकता था उसने आपको दे दी। अब इसके बियॉन्ड उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, सर अब मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, होगी भी तो मुझे नहीं पता, मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब एज अ प्रोफेशनल आप बेटा क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप इस असाइनमेंट को यस करेंगे या मना कर देंगे कि मैं तो आपका काम नहीं कर सकता? उसने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी, आप क्या करेंगे बेटा? काम को करेंगे या मना कर देंगे मैं नहीं कर सकता? करेंगे। कैसे करोगे बेटा? तो कैसे? मुझे कुछ तो आइडिया दो। इंफॉर्मेशन तो आपको दी नहीं अकाउंटेंट क्लाइंट ने, तो अब आप प्रोफेशनल है, क्या कुछ भी डाल देंगे इंफॉर्मेशन? मैं अपने घर की 2-4 एंट्री डाल देता हूं, वो तो दे नहीं रहा, ऐसा करेंगे? ओपनिंग और बेटा क्लोजिंग कैपिटल से मुझे बीच में इतनी सारी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, बाइफरकेशन कैसे करूंगा कि एसेट खरीदी थी कि एक्सपेंस हुआ था कि क्या हुआ था कि लॉस हुआ था? वो तो कुछ भी हो सकता है। हाउ विल यू बाइफरकेट? ओपनिंग और क्लोजिंग तो 2 एंड हैं एक ईयर के, बीच में तो पूरा का पूरा समुद्र बह रहा है, उसको कैसे जानेंगे पहचानेंगे? क्या बीच का डिफरेंस सारा एक ही एंट्री बना दूं कि एक ही कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी? मुझे कोई फटाफट से इस चीज को कवर नहीं करना कि अंदर कुछ भी डाल के अच्छा सा कवर चढ़ा दूं, हो गया जी सब बढ़िया। मुझे वो चीज को ढूंढना भी वैसे ही है जो एक्चुअली में भी हुई होगी। मुझे कुछ भी नहीं डाल देना, एक्चुअल में भी वो चीज हुई होगी, मुझे वही चीज डालनी है। तो बेटा मैं क्या करूं? यही टास्क है जो आपके पास आगे आएगा व्हेन यू क्वालिफाई। अब ये मत सोचना कि जैसे हम चीजें पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस नन्ना मुन्ना प्यारा सा आपको आपका क्लाइंट परोस के देगा, ये लो जी मेरी एंटिटी का ट्रायल बैलेंस और ये 5 एडजस्टमेंट थी, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड और ऐसे ऐसे, और आप फाइनल अकाउंट बना लो और आप बताओ जी आपकी फीस कितनी है, 20,000 है कि 50,000 है। ऐसा बेटा काम करने को नहीं मिलेगा। तो वो सीखना है जो हमें आगे करना भी है, नहीं तो स्टडी में और प्रैक्टिकल वर्क में गैप बढ़ता चला जाएगा। यहां से पढ़ के तो बड़ा कॉन्फिडेंटली जाओगे कि सब आता है, वहां वर्क फ्लोर पे पहले दिन जाओगे तो आपको रियलिटी चेक हो जाएगा। तो कैसे पता लगाएं कि क्लाइंट की वो जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है वो थी क्या एक्चुअल में? क्लाइंट हमें हर चीज नहीं बता सकता, और कई बार तो क्लाइंट को पता भी होता है तब भी नहीं बताता।
ये बेटा पूरा टॉपिक आपके लिए आई ओपनर होगा। आपको प्रैक्टिकली बहुत चीजें सोचने समझने को मिलेंगी और मैं आपके साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और हो सकता है कल को जब आप इंटरव्यू या किसी चीज में जाएं तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाए और मेरी एग्जांपल्स जो एक्चुअल में रियलिटी से आए हुए हैं आपको हेल्प करें वहां पर आंसर करने में। देखो बेटा एक चीज और होती है प्रैक्टिकली, अगर क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन होती भी है ना तो भी वो यू बीइंग अ प्रोफेशनल आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। अगर उसके पास होती भी है तो भी वो आपको शेयर नहीं करता। कैन एनीवन टेल मी द रीजन, ऐसा क्यों होता होगा? हाँ जी, टैक्स बचाने के लिए वो हमें इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। ठीक है, हो सकता है, पर इसके रेपरकशंस क्या होंगे? आपने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपने मुझे जितनी इंफॉर्मेशन दी मैंने उसी से ही आपकी कॉम्प्यूटेशन बना दी और उसी के हिसाब से आपका टैक्स जो है वो पे करवा दिया आपसे। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बेटा आपको नोटिस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो नोटिस आएगा तो वो मेरे नाम पे आएगा, प्रोफेशनल के नाम पे कि क्लाइंट के नाम पे? तो क्लाइंट अपना ही नुकसान करा लेगा बेटा कि गलत फाइल कर दें ये सीएमए साहब, सीए साहब, कोई दिक्कत नहीं है पर इनको मुझे ट्रू इनकम नहीं बतानी, करते रहे गलत फाइल, मैं नोटिस झेल लूंगा जो लाखों रुपए का आएगा, अभी हजारों में टैक्स जाता तो वो मुझे चुभ रहा है। ऐसा सोचेगा बेटा वो? हाँ जी, यस एनीवन? तो ऐसा क्यों करता होगा वो? आपको बेटा क्लाइंट के भी तो दिमाग से खेलना पड़ेगा ना। आपको तो रोज उठना बैठना क्लाइंट के साथ ही है, उसकी क्या थिंकिंग होती है? एक पुलिस ऑफिसर भी होता है, उसको पता है जब इंटेरोगेशन में कर रहा होता हूं सामने वाले की क्या थिंकिंग होती है, मुझे किस तरीके से उसको उससे सारी चीजें उगलवानी है। उसकी अलग स्टडी है, हमारी अलग स्टडी है। तो देखो क्लाइंट ना यहां पर इनकम टैक्स बचाने के लिए ये डायरेक्टली चीज नहीं सोचता, उसको बल्कि ऐसा लगता है कई बार कि अगर मैंने ये इनकम के सोर्स या 4 चीजें बता दी, पहली बात तो जो प्रोफेशनल है वो फीस बढ़ा देगा और दूसरी बात उसको लगता है अगर ये मैंने नहीं भी बताई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता ही नहीं है तो वो मुझे नोटिस भी कहां से देगा? 10 में से 5 ही सोर्स बताता हूं, उसी पे टैक्स पे कर देता हूं, वो 5 सोर्स तो वैसे ही नहीं पता डिपार्टमेंट को और इसको मैंने बता दिया तो ये मेरा टैक्स भी बढ़ा देगा और मेरे से फीस भी बढ़ा देगा। समझ में आई मेरी बात? लेकिन बेटा बीइंग प्रोफेशनल हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं कि अगर क्लाइंट कुछ भी ना बताए मुझे उसकी 90% सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पता है, उसके बिना बताए भी पता है। और ये चीज तो हम लोग अब ऑफन अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं। हमको क्लाइंट अपनी सोर्स ऑफ इनकम कम बताता है, हम उसको फोन पे बताते हैं कि सर आपने कुछ शेयर्स भी बेचे होंगे, आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी हुआ है। पहले तो वो कहते हैं सर मुझे तो कोई ध्यान नहीं, फिर हम स्ट्रेस देते हैं आपके पास सर इन्फोसिस लिमिटेड का शेयर होगा, विप्रो का आपके पास शेयर होगा, एसबीआई का शेयर होगा। तब जब हम इतना स्पेसिफिक बताएंगे क्या सामने वाले के होश उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे कि ये कैसे मेरी इंटरनल इंफॉर्मेशन निकाल के बैठा हुआ है, जबकि मैंने तो उसको कुछ बताया ही नहीं। क्या अब वो मना कर सकता है कि नहीं ये भी शेयर नहीं है? आगे ज्यादा बोलेगा मैं क्वांटिटी भी बता दूंगा कि इन्फोसिस के आपके पास 2500 शेयर पड़े हैं, इसके बाद इतने हैं और ये आपके बाइंग रेट्स हैं। बट मुद्दे की बात ये मुझे कहां से पता चलेगा? क्या मैं एस्ट्रोलॉजर हूं? नहीं। सो हाउ डू आई नो? आप लोगों के पास तो अभी इनकम के सोर्स है नहीं, आपके पेरेंट्स वगैरह के पास होंगे। कभी अगर आप मुझे अलाउ करोगे, आपको अलाउ करना पड़ेगा, मैं यहां पर खोल दूंगा उनकी पूरी की पूरी जन्म पत्री कि कहां कहां से वो पैसे कमा रहे हैं। सर ऐसे कैसे होगा? अब चाहते हो मैं आपको बताऊं? वैसे इसके लिए मैं अलग से प्रोफेशनल फीस चार्ज करता हूं, पर कोई बात नहीं, तुम अपने ही बालों को सुन लो बेटा, सुन लो बेटा कैसे होते हैं काम। कभी मैं आपको क्लाइंट का भी यहां पर डेटाबेस खुलवा दूंगा, क्लाइंट को तो आप बता नहीं पाओगे इसलिए ओपन कर सकते हैं। ऑल्दो बीइंग प्रोफेशनल क्लाइंट इंफॉर्मेशन टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है जी, तो उसको हम बिना छेड़े वैसे ही समझते हैं। बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोफेशनल की अलग आईडीज क्रिएट करता है, क्लाइंट की तो अलग होती है, प्रोफेशनल की अलग आईडीज क्रिएट करता है। और उसके थ्रू या फिर क्लाइंट की प्रोफाइल के थ्रू भी एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अब इसको ओपन करेंगे
उसका उस साल में जितना भी सोर्स ऑफ इनकम होगा, जितना भी सोर्स ऑफ इनकम होगा जो सरकार को किसी भी तरीके से पता चला है, वो सारा बेटा यहां पर लिस्टेड होगा। कहने की बात यह है, वो कोई भी जगह पैसे कमा रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है, अगर उसके साथ पैन अटैच है, परमानेंट अकाउंट नंबर अटैच है, तो बाय डिफॉल्ट वो इस एआईएस टैब में सारी इनकम के सोर्सेज विद डेट विद अमाउंट एवरीथिंग आ जाएगा। ये हमारे क्लाइंट को नहीं पता कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, और वो सोचेगा कि इसको कहां से पता, और हम लोग आराम से बेटा इस सिस्टम से निकाल लेंगे। और अगर वो हमको सब कुछ देता भी है, ये तो हमें तब भी खोलना है, बिकॉज अल्टीमेटली बीइंग प्रोफेशनल हम गलत काम नहीं कर सकते। अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे 7 सोर्स ऑफ इनकम बताई, सो फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी भी मुझे ये ओपन करना ही पड़ेगा। कहीं कोई 8वीं 9वीं इनकम तो नहीं है, मैं 7 के भरोसे पे रिटर्न फाइल कर दूं, कल को नोटिस आ जाए तो वो बेटा पहले मेरे से लड़ेगा। तो मुझे उसकी और भी सोर्स ऑफ इनकम देखनी है, और फिर चाहे मैं उसको बताऊं कि तुम्हारी ये भी थी या ना बताऊं, मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कंप्लीट सोर्सेज के साथ रिटर्न फाइल करनी है। बिकॉज जब डिपार्टमेंट अपने सॉफ्टवेयर में उसकी सारी इनकम बता रहा है, और अगर आप उससे कम इनकम का सोर्स बता के रिटर्न फाइल करेंगे, तो क्या डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा कि नहीं भेजेगा? ये तो डिपार्टमेंट के पास वैसे ही आपके इनकम के सोर्स पड़े हुए हैं, ये तो डिपार्टमेंट के ही साइट पे पड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं नहीं मेरी 9 इनकम नहीं है, मेरी तो 7 ही है, तो आप तो सरासर सामने सामने झूठ बोल रहे हैं ना। ठीक है जी, तो ऐसे एक सोर्स होगा जिससे हम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बिना उससे मांगे भी निकाल लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? और सर सोर्स कहां से जनरेट करें? इसके अलावा बेटा कुछ सोर्स होते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाएंगे अपनी लाइफ में, यू बीइंग अ प्रोफेशनल, आपके बेटा लिंक्स बहुत जगह बनेंगे, और आपको जाके लिंक नहीं बनाने, लोग आपके पास आएंगे लिंक बनाने। आपको इतना रिस्पेक्टफुल पोजीशन में कंसीडर किया जाता है। अब मेरा एक बेटा क्लाइंट था, एक बार वो अपनी पासबुक देने में बड़ा हेजिटेट कर रहा था। जैसे अगर मैंने उसका बैलेंस देख लिया तो आधा मैं अपने नाम पे विड्रॉ कर लूंगा, रहेगा तो उसी का ना, लेकिन वो पासबुक नहीं दे रहा था, टाल मटोल कर रहा था। सर अभी वो प्रिंट नहीं कर रहे बैंक वाले, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज हैं। अरे भाई नहीं प्रिंट करें, तुम इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग से इस डेट से इस डेट का टैब फिक्स करते हो तो पूरी पीडीएफ आ जाती है कि नहीं आ जाती? और मैं उसको कौन सा कह रहा था कि तुम मुझे प्रिंट निकाल के दो, मुझे तो पीडीएफ ज्यादा बेटर लगती है। और वो भी क्यों, अभी मैं 5 मिनट बाद बताऊंगा वाई पीडीएफ इज मच बेटर। तो मुझे तो पीडीएफ ही चाहिए थी, उसमें किसी का कोई खर्चा आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन वो भी नहीं दे रहा, और बिना पासबुक के बेटा मैं काम नहीं कर सकता। बताओ अब इसका क्या तोड़ है? बताओ बताओ बताओ, क्या तरीका है? आपका क्लाइंट आपको पासबुक नहीं दे रहा और उसके बिना आप बेटा काम कर नहीं सकते। काम मना कर दोगे, काम ही नहीं करूंगा, ऐसे करते रहोगे तो बेटा घर पे खाली बैठोगे। हाँ जी, एआईएस से आपकी वो नहीं निकलती, बैंक स्टेटमेंट नहीं निकलती, पासबुक नहीं आपकी निकल सकती। ये है इसमें खाली सोर्स ऑफ इनकम या आपने जो बड़े एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट करी है बस वो निकलता है। कैसे पता लगाएंगे बेटा? यस बताओ भाई, इतना सन्नाटा? हाँ जी, कैसे निकालेंगे? आप में से किसी की कोई फैमिली में कोई बैंक में काम करता हो? कोई भी नहीं? प्राइवेट बैंक भी चलेगा बेटा, कोई करता ही नहीं है? कोई भी नहीं? बड़ा स्ट्रेंज है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और आप में से किसी के भी कोई आसपास दूर दराज कोई बैंक में काम नहीं करता? करते हैं? कौन से बैंक में? मैनेजर हैं तो बैंक में ही होंगे ना। तो मैंने तो पूछा कौन से बैंक में, मैंने पोजीशन नहीं पूछी बेटा। इंडियन बैंक हो चुका है मेरे नाना जी। इंडियन बैंक जो पहले इलाहाबाद बैंक थे उससे सीनियर मैनेजर रिटायर हुए थे। चलो जी सुन लो अब अंदर की कहानी बेटा, सुन लो। और आई हैव ऑल्सो व्हेन क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई वर्कड इन आईसीआईसी बैंक फॉर अराउंड 1.5 to 2 years एट अ मैनेजरियल पोजीशन ओनली, जब मैंने सीए क्वालिफाई किया था। अब देखो बेटा क्या होता है ना, अगर आप लोग बैंक में काम करते हैं देन यू बिकम द एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक। ठीक है जी, एम्प्लॉय होगा ना,
चाहे क्लरिकल लेवल पे हो, चाहे डिप्टी मैनेजर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे चीफ मैनेजर हो, कुछ भी हो, क्लरिकल लेवल से ही आपको सिस्टम्स पे बेसिकली काम करना होता है। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम। और आपके पास बेटा एक्सेस हो जाता है उस बैंक की जितनी भी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया, जितनी भी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके अकाउंट होल्डर्स की जो पासबुक्स हैं उनको चेक करने का, उनको देखने का। ठीक है जी। तो अगर बस आपको इतना भी पता है ना कि मेरे क्लाइंट का बैंक किस अकाउंट, मतलब किस बैंक में अकाउंट है, इतना तो पता ही होता आपको कि किस बैंक में अकाउंट है। अगर कोई भी इमीडिएट पर्सन, एक एक बैंक में बेटा इतनी सारी ब्रांचेज हैं, हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं, कोई भी आपका कहीं से लिंक है तो आप इजीली उस पर्सन से बोल के अपने क्लाइंट की पूरी पासबुक निकलवा सकते हैं। आपको उसको बस ये बोलना है, उसका नेम ये है, बस नेम ही रिक्वायर्ड, अकाउंट नंबर भी नहीं चाहिए। नेम के साथ उसका एड्रेस वगैरह, एज सब आ जाती है। तो अगर नेम भी मान लो 5-7 होंगे, वो उसको फिल्टर कर लेगा कि इसमें से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी है कौन सी है, और वो पूरी इन्फॉर्मेशन, वो जो PDF है वो आपको दे सकता है। ठीक है जी। और इतने लिंक बन जाते हैं। और अगर आपके लिंक नहीं है तो आपके अपने और CM में दोस्तों, CA दोस्तों से लिंक होंगे कि अगर ऐसी भी आपको इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो इनफॉर्मल सोर्स से निकल जाएगी। माई सिस्टर बीइंग वर्किंग इन PNB बैंक एट अ मैनेजरियल लेवल, तो क्लाइंट भी हमारा बाय चांस उसी बैंक का था। तो मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा ये व्यक्ति है, इसकी जरा पासबुक की मुझे एंट्रीज पता करनी है, स्टेटमेंट चाहिए। एंड विद इन 5 मिनट्स वो एंट्रीज पूरी पासबुक मेरे पास थी बेटा। क्या क्लाइंट को पता चला कि उसकी पासबुक हमें मिल चुकी है? नहीं। क्या हम उसको बताएंगे कि हमने तो बेटा तुम्हारी पासबुक निकाल ली? नहीं। जरूरत क्या है, हमें तो काम करना है, कोई उस समय लड़ना नहीं है, कोई हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा दिखाना भी नहीं है। ठीक है जी। वो डरने लग जाएगा, काम छोड़ के चला जाएगा। हमें तो उसका काम करना है, सिंपल सी बात है। काम करेंगे तो घर का खर्चा हमारा भी चलेगा, और काम डिक्लाइन करेंगे तो वो काम तो मिलेगा नहीं, बल्कि वो 10 लोग आने वाले होंगे, वो भी नहीं आएंगे। किसको थोड़ा सा भी टिपिकल काम दो, ये हाथ खड़े कर देता है। समझ में आई? तो ये भी सोर्स हमारा डेवलप हो गया। ऐसे सोच सोच के आप बहुत सारे सोर्स डेवलप कर देते हो कि वो जो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है वो भी मैं बेटा कंप्लीट कर पाता हूं। मुझे कुछ भी लिख के कंप्लीट नहीं करना, मैं प्रोफेशनल हूं, मुझे उसकी प्रॉपर चीजों को देख के ही अपनी सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को लिखना है। अब मैंने आपको बताया था कि मुझे क्यों एक्चुअल में भी प्रिंट से बड़ा नफरत है। जो मुझे प्रिंट दे जाते हैं ना, पूरी पासबुक दे जाते हैं, मुझे बड़ी दिक्कत आती है। ऐसा क्यों? मुझे तो चाहिए भी PDF। मैं उनसे कई बार बोलता हूं कि ठीक है आपने प्रिंट तो दे दी, क्या इसकी PDF भी मिल सकती है? वो मिल जाती तो बहुत बढ़िया हो जाता। ऐसा क्यों? देखो बेटा, वो जो PDF वाली फाइल है ना, वो हमारे सॉफ्टवेयर में ना इजीली अपलोड हो जाती है। क्या वो कागज के टुकड़े अपलोड होंगे? नहीं होंगे। और जैसे ही ये अपलोड होती है सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर इसको बेटा प्रोसेस करता है, और इसकी जो प्रोसेसिंग एक्यूरेसी है वो 90% तक तो है, कम से कम। उससे ज्यादा ही हो सकती है, उससे कम तो बिल्कुल नहीं है। और वो तुम्हारी इनकम या तुम्हारे खर्चे, यही तो हो रही है तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट में, या तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, आइदर डेबिट और क्रेडिट, उसको प्रॉपरली अंडर वेरियस हेड्स बना देता है। जैसे अगर आप मुझे पासबुक दोगे तो बैंक ने कब कब इंटरेस्ट दिया मुझे देखना पड़ेगा। उसमें वो 2 मिनट की प्रोसेसिंग करेगा, इंटरेस्ट लिख देगा 30 जून को इतना, 30 सितंबर को इतना, 31 दिसंबर को इतना, चारों एंट्री मेरे पास, और साथ में टोटल भी मेरे पास आ गया। नहीं तो आप प्यार से पासबुक को ढूंढोगे कहां कहां पर इंटरेस्ट की एंट्री है। और ऐसी और भी बहुत कुछ जो चीजें रिपीट हो रही हैं। आप बच्चे के स्कूल की फीस दे रहे हो, कोई भी स्कूल है, ठीक है जी, तो उसको दिख रहा है स्कूल इतना, वो रीड कर रहा है, आगे स्कूल भी तो लिखा हुआ है ना, तो फीस एक्सपेंसेस, स्कूल एक्सपेंसेस पूरे 12 महीने की फीस आ गई। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। यही अगर वो मुझे पेपर दे के जाएगा तो मुझे अपने स्टाफ को बोलना पड़ेगा पूरा दिन इसको लगाओ और देखो इसके खर्चे कौन कौन से। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो बेटा इस तरीके से काम किए जाते हैं, स्मार्ट वे में, एंड नॉट इन अ वे जो क्लाइंट को भी परेशान करे और आपका भी काम बढ़ाए। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आज का टाइम वो है, पुराना वाला टाइम बेटा खत्म हो गया। जब आप बैंक में भी जाते थे और पैसे लेकर आते थे तो बैंक वाला बोलता था ये रजिस्टर है, इस पर मैंने लिख दिया कि आपने 20,000 रुपये जमा करवाए हैं या आपने विड्रॉ करें हैं, इधर साइन कर दो। और कल को आप पूछते थे मेरे अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना है, वो लेजर या रजिस्टर मंगवाता था अपने जूनियर स्टाफ से और आपके सामने टोटल करता था कैलकुलेटर पे कितने पैसे बन चुके।
तो वो टाइम बेटा चला गया। अब आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब तो एआई आ रहा है, तो समझ जाओ बेटा, एआई तो मैनुअल को तो रिप्लेस कर ही देगा, जो छोटे लेवल पे टेक्निकल होंगे उसको भी हटा देगा। अब आपको उनसे भी ऊपर बनना है। आई होप आप एआई से छोटी मोटी चीज़ें करते होंगे, अगर नहीं करते तो बेटा करना शुरू करो, नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। डिग्री खाली एक एंड नहीं है कि डिग्री मिल गई तो सब कुछ हो जाएगा। आपको साथ में स्किलफुल बनना है, और स्किलफुल तभी बनोगे जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, जो चीज़ें चल रही हैं उन पे अपने हाथ साफ करोगे, उन पे आपको काम करना पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम भी है, रोज़ का आपको आधे घंटे के आसपास बेटा इस पर रिसर्च करनी चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं, और फालतू की चीज़ें मत करना रिसर्च कि सर हम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, या तो फिर वही अपना करियर बना लेते, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। अकाउंटिंग फाइनेंस में देखो कि लाइफ कैसे आसान की जा सकती है लोगों की, और इतना सीख सीख के कल को अगर तुम कोई ऐप या सॉफ्टवेयर भी बना गए तो फिर समझ जाना बेटा उसकी कितनी वैल्यू है। तो अपने माइंड को थोड़ा ओपन करो तो बात बनेगी। और मेरा आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं ऐसे जो इन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो फाइनल के हों या किसी के भी हों, वो काम कर रहे हैं, और वो भी कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप करते हैं, और बहुत वैल्यू एडिशन होता है हमारे प्रोफेशन के लिए। आज के टाइम पे आप लॉ पढ़ लेते हैं, बड़ा खुश होते हैं कि सर मुझे ना 10 सेक्शन रटे हुए हैं। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, उसकी कहीं पर भी कोई वैल्यू है? आपको 10 नहीं, आपको 1000 सेक्शन रटे हुए हैं। आप मेरे पास काम करने आ रहे हैं, मैं रख लूँ आपको, मुझे क्या फ़ायदा? आपको जितने भी सेक्शन रटे हों, मुझे कोई फ़ायदा है आपसे? मैं बेटा उस सेक्शन का नेम या नंबर ही डालूंगा ना, आपसे बढ़िया मुझे सिस्टम बताएगा। आप इतना तो बढ़िया नहीं बता सकते। तो मुझे बताओ आप मुझे क्या देंगे जिससे मैं आपको पैसे दूंगा? क्या दे सकते हैं? डिग्री दोगे मुझे? मुझे कुछ करना है बेटा डिग्री आपका? मेरे पास खुद की डिग्री है, क्या करूंगा? हाँ बेटा, आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है? मैं चाहता हूं मैंने आपको रख लिया, अब आप मुझे बार बार हर चीज़ के लिए पूछो मत। क्या आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो? दिस इज द की। हम अभी घर के 1000-10,000 रुपए के डिसीजन में थोड़ा सा परेशान होते हैं, आपको आगे कंपनी के कैसे फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे? 5,000 रुपए के, 50,000 रुपए के, लाखों करोड़ों के बेटे डिसीजन आपके ऊपर टिके होंगे कि ये काम किया जाए या नहीं किया जाए। उसके लिए आप अपने माइंड को मेकअप करो कि हम वो कैसे करेंगे जब हम छोटी चीज़ें नहीं कर पाते। ठीक है जी, हमारा काम थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम। ओके, यहाँ तक की चर्चा समझ में आई? आज मैं पूरा तुम्हें ओवरव्यू दे दूंगा, फिर मजा आएगा टॉपिक को करने में। अब देखो जी, ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्लाइंट हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, हमें खुद से इन्फॉर्मेशन ही एक्सट्रैक्ट करनी है। वो कैसे करें वही हमें यहाँ पर सीखना है, वही स्किल सेट हमारा होना चाहिए। बेटा आपने बचपन में एक गेम खेली होगी, सर कौन सी गेम? उस गेम का नाम था सुडोकू। खेली है किसी ने? नहीं खेली तो आज घर जाके खेलना। गूगल पे लिखोगे सुडोकू, कम से कम 50 वेबसाइट खुल जाएंगी, और किसी में भी आप गेम खेल सकते हो। लेवल 1, 2, 3 बहुत लेवल्स हैं। क्या होता था बेटा इस गेम में, कोई बता सकता है? हाँ जी, नंबर मिसिंग होते हैं। इंटरफेस कैसा होता है इस गेम का? स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या होता है बेटा? कोई फोटो बनी होती है, रोज कॉलम्स होते हैं, यस और नो? अब यहाँ 9 नहीं बन पा रहे, मन की आंखों से समझ लेना 9 दिखेंगे। और ऐसे भी होते हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है? नंबर लिखे होते हैं, 0, 1, 2 ऐसे ऐसे लिखे होते हैं। अब ये 9 है नहीं, लेकिन समझ लो, या मैं इसको एक्सटेंड करूं, मत तुम गेम ही खेलने लग जाओगे। फोर, 5, 7, 8, 9। बताओ जी यहां पर कौन सा नंबर आएगा? ये मिसिंग है। क्या नंबर है? 0 नहीं होता उसमें? चलो हमारे में 0 भी है। क्या नंबर आएगा इसमें? 6 आएगा। कैसे पता लगाया बेटा आपने? क्योंकि 6 मिसिंग था। अब ये लेवल 1 वाला डिफिकल्टी था, डिफिकल्टी लेवल 1 था। अगला लेवल हो जाएगा तो मैं 2 नंबर खाली छोड़ूंगा, फिर 3 नंबर खाली छोड़ूंगा, आगे आपको एक पूरी कॉलम या आधी रो ही खाली मिलेगी।
तो आपको दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा। ये वो क्लाइंट है जिसने सब कुछ दे रखा है, एक इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो मैंने निकाल ली। अब आगे आगे और भी खतरनाक क्लाइंट आएंगे, लेकिन डरना नहीं है। जितना खतरनाक क्लाइंट मतलब कम इन्फॉर्मेशन वाला, उतनी ही ज़्यादा मेरी फीस, उतने ही पैसे भी तो मिलेंगे बेटा। और मनी इज़ अ वेरी गुड मोटिवेटर। जब पैसे आते हुए दिखते हैं ना कि ज़्यादा पैसे आएंगे, तो दिमाग चलाने में भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो आपको पैसा भी इसी से मिलना है, तो क्या दिक्कत है, लगा लेंगे दिमाग। तो इसी गेम की तरह हमारे क्वेश्चंस के भी बेटा लेवल बढ़ेंगे। कभी क्लाइंट कुछ मिस करेगा, कभी कुछ मिस करेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसको एक्सट्रैक्ट करके ठीक करना है। एक तो ये वाली मैंने समस्या बताई अभी तक आधे घंटे के आसपास के डिस्कशन में। एक और जेन्युइन इश्यू होता है कभी कभी क्लाइंट को, तो भी पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो ऐसी ही चलती है। ये तो मैंने आपको एक अलग इशू बताया, या तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए वो रफ वर्क में काम कर रहा था, या वो तुम्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना भी नहीं चाहता। तो ऐसा हम लोग करेंगे, अलग अलग जगह से हम इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। और दूसरा, उसने बेटा सब कुछ प्रॉपर बनाया था, प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंटिंग चल रही थी उसकी, प्रॉपर जर्नल एंट्रीज, प्रॉपर लेजर, प्रॉपर ट्रायल बैलेंस। बस तुमसे फाइनल अकाउंट बनवाने थे और साइन वगैरह स्टैंप तुमसे करवाना था। ठीक है जी, ओके। लेकिन यहां पर भी उसकी जो अकाउंटिंग है वो सारी खराब हो गई। क्यों ऐसे हो गई होगी? हाँ जी, क्या हो गया होगा? एरर्स होंगे, तो एरर में तो काम उसने पूरा कर ही रखा है, वो तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी सीखा, वो हमको बस उतना ही ठीक करना है, वो तो हम वहां पर भी सीख चुके हैं, कर लेंगे। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है बेटा, जहां पर उसके बुक्स ऑफ अकाउंट पड़े हुए थे वहां क्या हो गया, वहां फायर लग गई। हो सकता है कि नहीं हो सकता? सुनते नहीं हो तुम न्यूज़ में, सरकारी कार्यालय में आग लग गई, फ्लड आ गया। ठीक है जी, फ्लड आते रहते हैं, घर का सारा सामान चला जाता है, तो क्या सिस्टम नहीं जाएगा? तो क्या किताबें नहीं जाएंगी जो मैनुअल वाली? वो भी तो जाएंगी। देखा होगा आपने, तैर रहा होता है सारा सामान। हमारी कंट्री में एक साल में कितने फ्लड आते हैं। और भी कुछ, अर्थक्वेक आ गया, तो भी यही सब काम होंगे। तो इन सब सिचुएशन में क्लाइंट ने बनाए तो थे प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट, लेकिन अब उसके बाद है नहीं। तो इस सिनेरियो में अब कैसे प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, ये भी हमारा बेटा कंसर्न है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है तो कैसे बनाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बन जाएगा। कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है जी, इसलिए बेटा आप अक्सर ये भी देखते होंगे, जो थोड़ी सी पॉलिटिकल इशू है लेकिन कहीं ना कहीं सच भी है, जब भी किसी गवर्नमेंट को बेटा खतरा होता है ना कि अब तो हमारी सरकार जाने वाली है, तो ये अक्सर न्यूज़ आ जाती है कि गवर्नमेंट के एक बड़े डिपार्टमेंट में क्या लग गई, फायर लग गई। वो फायर लगती नहीं है, वो फायर लगाई जाती है कि हमारे जो भी काले चिट्ठे हैं, अगली सरकार आके उसको देख के उसमें स्कैम ढूंढ के हमें जेल यात्रा पे जाने पे मजबूर ना कर दे। तो इससे बढ़िया सारे बुक्स ऑफ अकाउंट ही चला दो। ठीक है जी, तो ये भी चीज़ होती है, लेकिन इसका हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें तो जेन्युइन कंसर्न्स की बात करनी। तो अब दो तरीके के क्लाइंट है मेरे पास, एक जो वैसे ही कुछ नहीं करता था क्योंकि उसका लेवल छोटा था, अब रिक्वायरमेंट आई तो मुझे उसके लिए सब कुछ करना है, या वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता था। दूसरा बहुत अच्छा क्लाइंट था, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट सब मेंटेन करता था, लेकिन फायर, फ्लड, अर्थक्वेक या और कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से उसके बुक्स ऑफ अकाउंट खत्म हो गए। तो मैं दोनों ही सूरत हाल में मुझे कंप्लीट तो करने पड़ेंगे रिकॉर्ड। कैसे करूंगा, दिस इज द गेम। ये पूरा टॉपिक गेम की तरह चलता है। आपको जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे ना, आपने सोचा, ऐसे आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे कभी आपने ऐसी स्ट्रेटेजी वाली गेम कभी खेली होगी, कोई आपको चीज़ ढूंढनी है, ऐसा होता ना, कभी आपने ऐसी कोई गेम खेली, तो उसमें आपको अलग अलग गेट होते हैं, उसमें जाना होता है, कुछ हिंट मिलता है, फिर आपको वहाँ से अगले स्टेप पे जाना होता है। तो इस तरीके की गेम है पूरा टॉपिक। रेडी हैं भाई आप लोग खेलने के लिए? पक्का दिमाग चलाओगे? मैं यहाँ पर आपका बेटा फुल पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। ऐसे नहीं कि 4 बच्चे सोचें कि आगे वाले तो दिमाग लगा ही लेंगे, हमें क्या करना। जब आंसर पता चलेगा वो तो स्क्रीन पे आ ही जाएगा, सर लिखवा तो देते ही हैं, वो हम लिख लेंगे। बेटा ऐसे इन टॉपिक पे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन लाइफ के टॉपिक पे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को कभी चैनलाइज ही नहीं किया उसको उस वे में सोचने में जो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है जी, चलें आगे, पक्का? तो आओ जी, अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हेडिंग आप लोगों ने डाल ली होगी, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आओ जी बेटा, लिखना स्टार्ट करें।
financial statements, financial statements, financial statements, that is trading account, trading account, P&L account and balance sheet. Trading account, P&L account and balance sheet can be prepared from the finalized trial balance, from the finalized trial balance, from the finalized trial balance. When accounts are made, when accounts are made, when accounts are made following डबल एंट्री सिस्टम, जब डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अकाउंट बनते हैं तब तो हम लोग एक फाइनलाइज ट्रायल बैलेंस से सब कुछ कर सकते हैं, और ये काम हमने किया भी हुआ है, फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम. However, small proprietors, comma traders, etc., small proprietors, traders, etc., may not maintain complete accounts, may not maintain complete accounts under double entry system, under double entry system. वो छोटे प्रोप्राइटर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, उन पे कोई कानूनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है अकाउंट सबमिट करने की, तो क्या वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे? नहीं बनाएंगे. तो दे डू नॉट मेंटेन अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम. फुल स्टॉप. thus they only maintains certain summary of sales, सेल्स की समरी बनाएंगे बस, कॉमा परचेजेस की समरी, कॉमा कैश बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन इन अ डायरी. तो बस डायरी में उनका यही इंफॉर्मेशन हुआ. और अब आप बेटा क्लाइंट को कभी भी ये फील नहीं करवाना चाहिए कि हम उसका इंटेरोगेशन कर रहे हैं, ऐसा करवाना चाहिए. हाँ जी, कोई गुनहगार है उसको ऐसा फील कराना चाहिए, वो आपके पास आया है, वो आपको फीस दे के जाएगा और आप उसको ऐसा फील कराएंगे क्या वो आपके साथ काम करना चाहेगा? कभी भी नहीं. हम क्लाइंट के दुश्मन हैं, ऐसा कभी क्लाइंट को नहीं लगना चाहिए. ठीक है जी. तो हम उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते अगर वो और नहीं दे पा रहा या उसको और देने में स्ट्रेस हो रहा है. तो अब आगे क्या करेंगे? अब आगे लिखो. एंड समटाइम्स even if accounts are made properly through double entry system, can be genuinely lost. हो सकता है बिल्कुल सच्चाई में वो खो ही गए हो. कैन बी genuinely lost. ओके जी. ड्यू टू फ्लड, फायर,
अर्थक्वेक एक्सेट्रा। तो कभी कभी हो सकता है कि वो जेन्युइनली भी लॉस्ट हुए। यहां क्लाइंट झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन सही में ये प्रॉब्लम उसके साथ हुई है। तो अब ये तो हमें प्रॉब्लम्स पता चल गई, अब हम आएंगे सॉल्यूशन पे। अब कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं और कैसे उसका काम कंप्लीट करें। thus from these incomplete records and summary information thus from these incomplete records and summary information it is possible to prepare final accounts by some working note। हम किसी वर्किंग नोट का सहारा ले सकते हैं। बाय सम वर्किंग नोट कॉमा लेजर अकाउंट, कोई लेजर अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। और एनी अदर टेक्निक टू फाइंड आउट। बाकी सारे आपके जुगाड़ एनी अदर टेक्निक में आ जाते हैं। एनी अदर टेक्निक टू फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स। तो जो फिगर्स मिसिंग है उसको ढूंढने के लिए या तो हम क्या करेंगे बेटा, इस टॉपिक में कोई वर्किंग नोट बनाएंगे, या हम कोई लेजर अकाउंट बनाएंगे, या कोई और टेक्निक का सहारा लेंगे टू फाइंड आउट दोज मिसिंग फिगर्स। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? ओके जी, आगे लिखो बेटा। स्टार्टिंग में ही बस लिखना जो लिखना है, इसके बाद तो सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। यहाँ से कभी कभी आपको एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको आंसर करना। तो लिखो, व्हेन अकाउंट्स आर मेड properly through its origin। अकाउंट्स का बेटा ओरिजिन क्या होता है? यस, जर्नल। तो लिखो दैट इज जर्नल। तो जब आपके अकाउंट्स बने हैं उसके ओरिजिन से, उसके स्टार्टिंग से, मतलब जर्नल एंट्री हो गई, चीजें आगे चली हैं, देन पोजिशनल स्टेटमेंट is known as बैलेंस शीट। उस पोजिशनल स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। जब प्रॉपरली जर्नल से ट्रांजैक्शंस चल के लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस में आई और बैलेंस शीट बनी। लेकिन हाउएवर अब यहां पर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनाई नहीं हुई आपके क्लाइंट ने, और आपको क्या सबमिट करना है? फाइनल अकाउंट, मतलब ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। अब बताओ जी, क्या मैं पूरी जर्नल भी करूंगा, या जो एक्चुअल में सबमिट करना है बस वही करूं? जो सबमिट करना है, रिक्वायरमेंट तो वही है। अब मैं क्या करूंगा? जर्नल बिना बनाए, जर्नल एंट्री नहीं करूंगा, उसमें बहुत टाइम जाएगा और शायद मैं कर भी ना पाऊं। बिना जर्नल किए हमारी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में एग्जैक्ट क्या फिगर आनी चाहिए वो मैं ढूंढ के लिख दूंगा। मैं अब जर्नल के थ्रू नहीं चल रहा। जर्नल के थ्रू तब चला जाता जब मेरे पास एक एक बिल आते और रोज रोज की अकाउंटिंग होती, तब जाके जर्नल से लेजर, ट्रायल बैलेंस और वो जो ऑफिशियल रूट है मैं वो पकड़ता। अब मेरे पास वो है नहीं, अब मुझे सीधा फाइनल अकाउंट बनाने। ठीक है जी, ऐसे तो आप भी करते हैं। जब आपके पास टाइम बहुत सारा है, आप कहते हो सर हमें तो बेसिक से पढ़ाओ, अभी टाइम बहुत है, हमें ऐसे मत बताओ कि ये क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे करना नहीं, हमें आप बिल्कुल जीरो से पढ़ाओ। और जब एंड में बेटा टाइम कम होता है और दो टॉपिक रहते हैं, कि ऐसे टीचर को आप अप्रोच करोगे जो आपको बेसिक से पढ़ाए, वो बेटा बेसिक ही करता रहेगा, आपका पेपर आ जाएगा, कोर्स ही आपका कंप्लीट नहीं होगा। तब आप कहोगे अब मैं बेसिक नहीं सीखना चाहता, कैसे भी करके मुझे ऐसा बना दो कि एग्जामिनर को पता ना चले मेरा बेसिक स्ट्रांग है कि वीक है,
क्योंकि उसने तो एक क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन मेरा ठीक हो जाए। बात समझ में आई बेटा? ये टेक्निक भी बहुत जगह यूज होती है, इसका भी तुम मेरे से प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो। अब व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, बहुत पुरानी बात है, जब मैं क्लास 12th में था, इन मैथमेटिक्स वी हैव अ टॉपिक, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा बेटा, जिसका नाम था सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सुना है बेटा? वो टॉपिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि दैट इज नॉट अ मैथमेटिकल टॉपिक, दैट इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज। मुझे ऐसा लगता था ऐसा कुछ बना दो, पता नहीं कैसे कैसे उसमें साइन बनते थे, ऐसे ही कुछ होता था ना, सेट होता है, कुछ सब सेट होता है, मुझे भैया वो समझ नहीं आया। मेरी अप्रोच थी हमेशा प्रैक्टिकल, तुम क्वेश्चन लाओ, लेंदी लाओ, टफ लाओ, जैसा मर्जी लाओ, आई विल अंडरस्टैंड। तुम जैसा मर्जी लाओ। हाई डिस्टेंस में हम पढ़ते थे, होता था ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, मेंसुरेशन जिसको आप बोलते थे, लाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये साइन लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। सो माई मदर सेड कि सारा कोर्स तो तूने कर ही लिया, अब ये टॉपिक छोड़ रहा है तो ऐसे मत कर, इसका भी कम से कम ना तू एग्जाम्पल तो पढ़ ही ले। एग्जाम्पल होते हैं ना एनसीईआरटी की बुक में स्टार्टिंग में, फिर होते हैं वो अनसोल्व्ड क्वेश्चन। तो मैंने वो एग्जाम्पल पढ़ा क्या, वो 2-3 एग्जाम्पल मैंने रट लिए, क्योंकि समझ तो आ नहीं रहा था। तो अगर पढ़ना ही है नाम के लिए तो समझ के करूंगा तो तब भी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने उसको क्या कर लिया, रट लिया। क्योंकि जब आपका माइंड होता है ना वो 95% समझ के पेपर जा रहा हो, तो 5% रटा हुआ आप रख सकते हैं, उतनी स्टोरेज होती है। अब मैं 100% ही रटा हुआ जाऊं तो वो मैं भूल जाऊंगा, तो थोड़ा सा रटा हुआ जा सकता था। तो मैंने वो 2-3 एग्जाम्पल रट लिए, और बाय चांस एग्जाम में जो बेटा क्वेश्चन आया वो भी उसी एग्जाम्पल में से सेम आ गया, और मैंने वो रटा हुआ पूरा का पूरा चिपका दिया शीट में। अब मुझे बताओ, जो चेकर होगा उसको क्या ये लगेगा कि ये रट गया है, या उसका ये इमेज बनेगी, ये तो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में भी एक्सपर्ट होगा, बताओ ये इमेज बनेगी कि वो एक्सपर्ट होगा। ऐसे ही हमको फाइनल अकाउंट खूबसूरती से देने हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को, कि उनको शक ही ना हो कि ये जर्नल बना रहे हैं, ये लेजर प्रॉपर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, और ना ही वो हमसे कभी वो पूछेंगे। समझ में आई बात? यस और नो? बिल्कुल वही हमें टेक्निक फॉलो करनी है कि जो अल्टीमेटली उनको सबमिट करना है वो बिल्कुल ठीक होगा। हमारा होमवर्क कैसा भी चल रहा हो उसमें कोई उनको मतलब नहीं होता। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? घर पे हम ऐसे ही कुछ भी कपड़े पहन के गंदे से बने रहते हैं, कभी पार्टी में जाते हो तो कैसे बन के जाते हो? अच्छे से बन के जाते हो ना, क्योंकि वो सामने वाला बंदा वो इमेज तुम्हारी कैरी कर लेगा। ठीक है, तो बस हमें वही काम करना है। तो जब हमने जर्नल नहीं बनाई और पोजिशनल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अब उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लिखो जी आगे, हाउएवर when final accounts are prepared, however when final accounts are prepared, when final accounts are prepared through extracting, कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके, कुछ इंफॉर्मेशन एस्टिमेट करके, दैट इज एस्टिमेटिंग, कुछ चीज़ों की जजमेंट लगा के कि ये ऐसे ही होगा, जजमेंट, टू फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स, टू फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स, टू फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स, then that positional statement, then that positional statement, then that positional statement is known as, तो तब हम उसको क्या बोलते हैं, जब जर्नल के थ्रू नहीं पोजिशनल स्टेटमेंट बन रही बल्कि फिगर्स को एक्सट्रैक्ट करके, थोड़ा सा जज करके, थोड़ा सा एस्टिमेट करके बन रही है, तो देन इट इज नोन एज, लिखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं इसको? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। कि एटलीस्ट कम से कम बस लोगों को पता चल जाए कि हमने इसको डायरेक्टली नहीं बनाया, हमने इसको इनडायरेक्टली बनाया। गलत ये भी नहीं है, इसलिए हमको ये लिखना पड़ेगा, दिस इज एज पर लॉ। ठीक है जी, ऑल दो बनती है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बैलेंस शीट बनती है, तो लिख लो इसको भी। इट इज प्रिपेयर्ड and formatted, it is prepared and formatted just like a balance sheet, just like a balance sheet। ठीक है जी, डन।
ओके, यस, हो गया सबका नोट डाउन। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से प्रैक्टिकल सिचुएशंस पे। देखो जी, क्या है प्रैक्टिकल सिचुएशन, मुझे अपने क्लाइंट का ना प्रॉफिट पता लगाना है। क्या करना है बेटा, मुझे क्लाइंट का प्रॉफिट पता लगाना है। हाउ टू डिटरमिन प्रॉफिट, कैसे पता लगाऊं प्रॉफिट? क्या क्लाइंट मुझे डायरेक्टली अपनी प्रॉफिट की फिगर बता देगा? हाँ जी, बता देगा आपके हिसाब से? नहीं बताएगा। तो अब इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करते हैं। और पूरे साल का छोड़ो, जैसे एक दिन का काम होगा वैसे ही पूरे साल का हो जाएगा। अभी मैं एक दिन की बस बात करता हूं। आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप उससे क्या सवाल पूछेंगे जिससे आपको उसका प्रॉफिट पता चल जाएगा? हाँ जी, मेरे को क्वेश्चन उससे पहले तो ज्यादा पूछने चाहिए कि कम? ज्यादा पूछने पे क्या होगा? चिढ़ जाएगा वो, ठीक है, चिढ़ जाएगा ना, और चिढ़ेगा तो क्या होगा? फिर चला ही जाएगा बेटा। फीस कम की बात नहीं है, चला जाएगा, किसी और से काम करा लेगा। तो क्या करूं, कम क्वेश्चन पूछूं कि ज़्यादा? कम, बताओ क्या कम क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी, क्या पूछूं? एक बार मुझे एक नालायक बच्चे ने बोला, सर प्रॉफिट पूछ लो, एक ही सवाल। मैंने कहा इतना भी कम नहीं पूछना था, ये तो वो बताएगा भी नहीं। बताओ बेटा क्या पूछूं? क्लोजिंग कैपिटल मैं उससे देखो पूछूंगा। देखो हमें बात ना इनफॉर्मली करके स्टार्ट करनी है, हमें उसका दोस्त बनना है, उसको यही फील करना है कि हम उसके दोस्त हैं, और वैसे भी हैं एक्चुअल में, हैं कि नहीं? आप बताओ, आप लोग आगे पढ़ोगे ऑडिट में और बहुत सारे सब्जेक्ट में। हमको बेटा किसकी फेवर में ज़्यादा होना होता है? हम डिपार्टमेंट की फेवर की बात करें या क्लाइंट के फेवर की बात करें? क्लाइंट की फेवर की बात करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, इसीलिए वो हमारे पास आया है, ठीक है। तो हम तो वैसे भी उसके दोस्त हैं। कभी कभी वो मिसगाइड हो जाता है, उसको लगता है हमारा जो प्रोफेशनल है वही हमारा साथ नहीं है, या वही हमारा दोस्त नहीं है, ये हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता, हमको कभी कुछ नहीं मिलने वाला उससे, ना हम कभी करते हैं। चलो जी, कोई डॉक्टर होगा अपने पेशेंट को ही परेशान करेगा क्या, उसको फंसाएगा? तो वही वाला रिलेशन है बेसिकली। तो आओ अब क्या करें, मैं उसको बोलूँगा और भाई साहब कैसे हो, वो बोलेगा अच्छा हूँ, या जैसा भी होगा। तो मैं उससे पूछूंगा कैसा चल रहा है आजकल आपका काम धंधा, वो बताएगा कैसा चल रहा है। और मैं उसको बोलूँगा अपनी दुकान आजकल कितने बजे खुलती है? अपनी का मतलब जैसे मेरी हो, लेकिन है उसी की, ये बोलने की लैंग्वेज होती है अभी, ठीक है। सुनी हुई आपने लैंग्वेज ये वाली भी ऐसी कभी? ये राजस्थान वगैरह में ज़्यादा चलती है वैसे, ठीक है। वो बोलते हैं अपनी दुकान कितने बजे खुलती है, अपनी का मतलब तो मेरी होना चाहिए ना, दुकान क्लाइंट की है, लेकिन मैं बोलूँगा ऐसे, ठीक है जी। तो वो बोलेगा दुकान हम खोल देते हैं सुबह 10 बजे। तो सुबह 10 बजे दुकान खुल गई। मैंने कहा आपकी दुकान बंद कितने बजे होती है? तो उसने कहा बंद भी कितने बजे होती है? 10 बजे। खुलने का भी टाइम 10 बजे और बंद होने का भी टाइम कितने बजे, ठीक है जी। अब मुझे बताओ मैं उससे क्या इंफॉर्मेशन पूछूं कि मुझे प्रॉफिट कुछ पता चल जाए? हाँ जी, कितनी सेल्स करी उससे कैसे पता लगाऊंगा बेटा? फिर तो मुझे खर्चे भी चाहिए, और सेल्स पे कितने % पे वो प्रॉफिट कमाते हैं वो रेशियो भी चाहिए। फिर तो मैं लंबे चक्रों में बेटा पड़ गया, मुझे तो उससे कम इंफॉर्मेशन मांगनी थी। स्टार्टिंग में मैं पूछूंगा आपके पास कितना पैसा पड़ा था जब आप दुकान आपने खोली? तो उसने कहा 5,000 रुपये रखा रहता है हमारी दुकान में सुबह, ऐसे ही हम करते हैं मेंटेन की 5,000 पड़ा रहे, कभी भी सुबह उठते ही कोई खर्चा आ गया, आ सकता है ना, सेल हुई नहीं तो 5,000 रुपये हम सेफ्टी के लिए रख लेते हैं। तो मैंने कहा आपके पास रात को उस दिन कितने रुपए बचे थे? तो उसने कहा लेट सपोज 40,000 रुपये। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इस दिन इसको कितना प्रॉफिट हुआ हो? 35,000। कितने प्यार से आपने निकाल लिया, हुई कोई दिक्कत? मैंने प्रॉफिट मांगा नहीं, मुझे प्रॉफिट मिल गया कि नहीं? मिल गया। क्या मेरे दिमाग में अभी 35,000 की अंदर से जो आवाज आई फिगर की, क्या फॉर्मूले के साथ आई या इनर गट फीलिंग से आंसर आया? तो बेटा ये आंसर अगर आपके पास एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी आते रहेंगे तो ही आप प्रोफेशनल हैं, तो ही ये डिग्री, ये क्वालिफिकेशन, ये कोर्स, ये सब चीजें आपको सूट कर रहा है। और आप कहोगे सर पहले तो मुझे फॉर्मूला बना के दे दो, फिर मैं देखूंगा इस फॉर्मूले में कौन कौन से मुझे इनपुट मिले हुए हैं। ये है सर ओपनिंग कैपिटल, इसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, इसको क्लोजिंग कैपिटल। फिर चेक करूंगा मेरी फॉर्मूला शीट में क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और फिर करूंगा,
फिर बोलूँगा सर 35,000 आंसर आ गया, तो किसी काम के नहीं हो तुम। और ये खाली बेटा अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे, कॉस्टिंग की भी बात कर रहा हूँ मैं। कॉस्टिंग में भी अगर तुम फॉर्मूले की शीट लेके आंसर निकालो तो मज़ा नहीं है, फॉर्मूले तुम खुद बनाओ अपने तो ही मज़ा है। और ज़रूर तुम बना सकते हो और तुम्हें बनाना भी चाहिए। बीइंग प्रोफेशनल अपनी एकेडमिक जर्नी में कम से कम 5-10, और उसके बाद तो तुम कितने ही बनाओगे। क्योंकि हमारे बेटा फॉर्मूले ऐसे नहीं होते कि तुम बोलो सर उसके लिए ना मुझे उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाना पड़ेगा तभी वहाँ पर वो फॉर्मूले बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ समझ लो वो वहीं पर उगती है क्योंकि वहाँ का फेवरेबल क्लाइमेट होता है। या आप बोलो सर मुझे किसी लेबोरेटरी में लेकर जाओ, वहाँ केमिकल चाहिए, हमारे सारे फॉर्मूले फ्री के हैं। हमारे फॉर्मूले चलते हैं इस फ्लोर से, बस हमें और कहीं ऊपर नहीं जाना, बस इधर दिमाग पे ही ऊपर जाना है और यहीं पर बैठे बैठे आप फॉर्मूले सब बना सकते हो। ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ, चलो जी इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं दोपहर को 2 बजे अपने घर भी गया, तो ये बज रहे हैं दोपहर के 2। ठीक है जी, दोपहर के 2 बज गए। ओके, दोपहर को मैं घर गया ना, तो मैंने देखा मेरी मम्मी ने घर का जो सारा का सारा कबाड़ है उन्होंने निकाल रखा था और किसी से तोल मोल चल रहा था। तो समझ गए क्या चल रहा होगा, सारा घर का पुराना कबाड़ सब निकाल रखा था और तोल मोल चल रहा था। और वो तोल मोल वाला क्या करेगा, चेक बना के देता है, वो क्या करता है कैश दे देता है। तो मम्मी कहती है अब मेरे को जरा तेरे लिए लंच बनाना है तो तू जरा इसको देख, ये तोल रहा है और रेट वेट लगवा लियो। अब मैं था प्रोफेशनल खिलाड़ी, मैंने उससे रेट भी अच्छा लगवा लिया। ठीक है जी। और जो रेट लगवाया उसने मेरे को कितने रुपए दे दिए, मैंने उससे बल्कि दे क्या दिए, मैंने ले लिए उससे कितने रुपए, 10,000 रुपये, क्योंकि बहुत सामान था ना बेटा, 10 साल का सामान पड़ा हुआ था। कितनी तो मेरी सीए की किताबें थी, ठीक है, सब एक ही दिन पे बिकवा दी। आपकी भी बेटा अच्छी खासी किताबें हो जाएंगी तो ठीक ठाक पैसे आपको भी मिल जाएंगे व्हेन यू क्वालिफाई। ठीक है, तो कितने रुपए मिले, 10,000 रुपये मिले। और मैंने कहा मम्मी लंच बन गया, उन्होंने कहा हाँ। मैंने लंच उठाया और वापस से अपनी दुकान पे चल दिया और वो 10,000 रुपये मेरी जेब में ही रह गए और मैंने 10,000 रुपये भी कहाँ डाल दिए, अपनी दुकान में डाल दिए। ठीक है जी, ये एक ट्रांजैक्शन कह लो या सिचुएशन कह लो और भी हुई। अब बताओ जी, बाकी सब सेम है। अब अगर आपका प्रोफेशनल बताएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, क्या होगा आपका आंसर, कितना प्रॉफिट हुआ। हाँ जी, कितना हुआ, 25,000 हो गए। ये भी आपने एकदम से बता दिया, मैंने कोई फॉर्मूला तो नहीं आपके सामने फिट किया था, बनाया था। तो बेसिकली देखो आपने क्या किया, अब इसको, ये क्या हो गया, ये हो गया एडिशनल कैपिटल जो आपने और कैपिटल बिजनेस में डाली। तो आपने फॉर्मूला क्या बोल दिया, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, 40,000 माइनस 5 माइनस 10 कितना हो गया, 25,000 आ गया। गट फीलिंग से हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आंसर, जबकि हमारे बैकग्राउंड में फॉर्मूला कभी भी नहीं था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद क्या हुआ, मेरा 2-4 दिन पहले बर्थडे था तो मेरे कुछ दोस्त आए थे दुकान पे, लेकिन कस्टमर्स को देखते हुए उन्होंने कहा आज इसको परेशान करना ठीक नहीं है, बेचारे की दुकानदारी खराब होगी। बस मुझे विश करके हाथ मिला के चले गए और कहा तू बिजी है, अभी काम कर, फिर कभी आएंगे। तो अच्छा किया उन्होंने। आज उन्होंने बाहर से देखा, आज मैं खाली बैठा था शाम के टाइम, उसने कहा बेटा आज तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। और शाम को 6 बजे वो मेरी दुकान में आते हैं। ठीक है, उसने कहा अभी तो टाइम है ना, अब मैं भी कैसे मना करता, क्योंकि दिख ही रहा है कि टाइम तो है मेरे पास और 2-3 स्टाफ हैं, आएगा भी कस्टमर तो वो अटेंड कर लेंगे, कोई मारा मारी नहीं चल रही है इतनी। तो उसने कहा चल यार बाहर, अब आज पार्टी दे दे, 3-4 दिन से पार्टी ड्यू है। समझ में आई बात, यस और नो। मैंने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं उन अपने दोस्तों को ले गया बाहर, कुछ खाने पिलाने रेस्टोरेंट ले गया और वहाँ बेटा मेरा 2,000 रुपये का खर्चा हो गया। ठीक है जी, अब बताओ जी मेरा कितना प्रॉफिट रहा, कितना, 27,000। सोच लो बेटा, बताओ 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 कितना मेरा एक्चुअल प्रॉफिट हुआ। अब तो आपके पास ये 4 सिचुएशन है, 4 वेरिएबल है। 23,000, पहले 27 बोल रहे थे बेटा। हाँ जी, पीछे वाले भी। हाँ बेटा, ये कोई मेरा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये जनरल क्वेश्चन है। कहीं तुम सोचो सर अपने ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लाते हैं, जान के मुश्किल क्वेश्चन लाते हैं, ये तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए क्वेश्चन है। तो बताओ, शुरू में तुम्हारे पास 5,000 रुपये थे, 10,000 तुम घर से लाए हो, शाम को तुमने दोस्त यारों में 2,000 रुपये का खर्चा कर दिया, 40,000 तुम्हारे बचे। हाँ जी,
तो दो ही आंसर आ रहे हैं, 23 और 27। ठीक है जी। 23,000। ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम्हारे भी बेटा जरा आंसर मैं देख लूं। ऑनलाइन वाले बच्चे 23,000 बोल रहे हैं। सब 23,000 ही बोल रहे हैं, सारे के सारे बच्चे, मैक्सिमम सब बच्चे बोल रहे हैं 23,000। चलो जी, अब करा लेते हैं वोटिंग बेटा। 23,000 वाले कितने? यहां पर भी तो थे, गायब हो गए। अपने आप को भी वोट नहीं दोगे? अपने आप को तो समर्थन दो कम से कम। बच्चा डर गया। ऑनलाइन वाले बच्चे तो मुकर ही नहीं सकते, बेचारों ने लिखा हुआ है। तुम्हारा तो बेटा स्क्रीनशॉट ही मुझे दिख जाएगा। और बढ़ गए, वाह। 23,000 वाले और बढ़ रहे हैं उल्टा। तो क्या 23,000 सही आंसर है? नहीं, 23,000 इज द रॉन्ग आंसर। लेकिन ये तो पता चल गया मुझे, कुछ दिमाग में तो हलचल 23 की भी चल रही थी। अब वो क्या थी और क्या नहीं होनी चाहिए थी, जरा उसको समझते हैं हम लोग। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर थी। आपने 40,000 रुपये जोड़ लिए। शुरू में 5,000 आपके पहले के थे और 10,000 आप घर से लाए थे, तो 15 तो आपने ऑब्वियस सी बात है कमाया ही नहीं था। तो 15 आपने कमाया नहीं और आपका 40 बन गया। 15 तो आपका एक तरीके से घर का ही था पैसा, और 15 से 40 पे पहुंचे तो आपने 25,000 ग्रो किया। तो अभी तक आपका प्रॉफिट कितना था? 25,000 रुपये। अब बेटा ये जो मैंने अपने दोस्तों को लंच कराया, कुछ भी कराया, इसको मैं टेक्निकली क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ ड्राइंग्स। हालांकि मैं टेक्निकल वर्ड में पढ़ना नहीं चाहता था, पर कोई बात नहीं, बोलते यही है, बेसिक हमको पता है। अब ये ड्राइंग्स बेटा होता क्या है? ड्राइंग्स इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली। मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं तभी तो मैं ड्राइंग कर रहा हूं, और ये भी तो मैंने पैसा कुछ कमाया ही होगा तभी मैंने ये ड्रॉ करा, या मैंने इस पे जो फ्रेंड्स वगैरह थे उनको ट्रीट दी। तो ये भी मेरा प्रॉफिट का पार्ट है बेटा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? हम इसको ऐड करते हैं ड्राइंग्स को। और जब मैं इसको यहां पर फर्दर ऐड कर दूंगा 2,000 को, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27,000, विच इज अ करेक्ट आंसर। आप लोग को जो दिमाग की तारें हैं वो क्यों उलझी हुई हैं, जरा वो भी सुन लो। बच्चे रिलेट करेंगे, जिन्होंने आंसर 23 बोला था क्यों बोला था, ठीक है, पक्का रिलेट करोगे। आप क्या निकाल रहे थे? आप निकाल रहे थे कि मेरे पास पैसा बचा कितना। 2,000 रुपए भी तो सर खर्च हो गए। मेरे को आवाज भी कहीं सुनाई दी थी, किसी ने बोला था ये भी एक्सपेंस है। आपने बोला 2,000 रुपए भी खर्च हो गए, तो अब तो पहले 2500 पहले ही चल रहा था, एक पॉइंट और ऐड किया जिसमें 2,000 का खर्चा हो रहा है, तो आपने कहा 25 से 2,000 नीचे आ जाओ। अब आंसर हो गया 23,000। ठीक है, आपने इतना सोचा। बट मेरे प्यारे बच्चों, एक जरा चीज सोचो, मैं क्या यहाँ आपके पास कितने पैसे बचे वो निकलवा रहा हूं, या आपको पूरे साल में प्रॉफिट कितना हुआ वो निकाल रहा हूं? तो दोनों में फर्क है। अब प्रॉफिट जो मैं कमा रहा हूं बेटा, खर्च तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि मैंने कमाया नहीं। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक मेरी तरह और एक आपकी तरह में से कोई एक हो सकता है। मान लेते हैं बेटा, जब आपने क्वालिफाई किया, व्हेन यू क्वालिफाई, अब इतने ईयर से आपकी स्ट्रगल चल रही है, या उससे पहले भी आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहे हो, हर कोई होता है, तो जो वो जितना कर सकते हैं वो आपके लिए बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, व्हेन यू क्वालिफाइड, और पता चलता है आप अब साल के बेटा 10 लाख रुपए कमा रहे हो, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट। अगर एक साल बाद भी कमाते तो भी आपके घर के खर्चे तो चल ही रहे थे। तो आपने सोचा इतने साल मैंने मेहनत करी, अभी मैंने नया नया कमाना शुरू किया है, अभी मैं जोड़ने की तो सोचूंगा नहीं। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो अभी क्वालिफाई भी नहीं बेचारे कर पाए, शायद अभी उनका इंटर भी क्वालिफाई नहीं हुआ, मैंने तो फाइनल भी कर लिया, सो आई एम ब्लेस्ड। ठीक है जी, तो अभी तो मैं एक साल पूरी जिंदगी जीऊंगा, उसके बाद सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, तब मैं उसको अप्लाई करूंगा। पहला 10 साल मेरा होगा, या मेरी फैमिली के लिए होगा, या मेरे नियर डियर वंस के लिए होगा। तो मैं सारे ट्रिप लगाऊंगा जो मैंने आज तक नहीं लगाए होंगे, या मेरे दिल में होंगे, मुझे घूमने जाना है। ठीक है जी, एक दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है कि मुझे पैसा पापा को देना है, मम्मी को देना है, ये घर की जरूरी चीजें हैं जो हम लोग नहीं ले पाए उसमें लगाना है, वो ऐसे भी कर सकता है। या आगे के लिए मुझे सेव करना है, मैं इन्वेस्ट करूंगा, एक ऐसा माइंडसेट भी हो सकता है। मेरा माइंडसेट डेवलप होगा 1 साल के बाद, करूंगा मैं भी सब कुछ, लेकिन आज करने के मूड में नहीं हूं। अभी तो मुझे अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है। आई एम यंग, आई एम विद एनर्जी, एंथुसियाज्म, तो मुझे तो अभी जिंदगी के बेटा मजे लेने हैं। ठीक है जी, तो मैंने 10 लाख में से कितने खर्च कर दिए?
9 लाख रुपए खर्च कर दिए, उड़ा दिए आराम से। और दूसरा मेरा दोस्त, उसने 10 लाख में से खर्च जो करे, क्योंकि खर्चा तो वैसे भी चल रहा था, उसने 2 ही लाख खर्चा करा। तो मेरे पास कितना बचा? 1 लाख। उसके पास कितना बचा? 8 लाख। अब कोई एक्सटर्नल व्यक्ति हम दोनों से पूछेगा, और बच्चों तुम्हारी कितनी कितनी इनकम है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मैं उसको 1 लाख बताऊंगा कि अंकल मेरी तो 1 ही लाख इनकम है, इसकी 8 लाख है? या इनकम मेरी भी 10 लाख है, उसकी भी 10 लाख है, ये तो पैसा बचा हुआ है हमारे पास इतना। तो इनकम मतलब प्रॉफिट, वो तो कितनी मानी जाएगी? 10 लाख ही मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? मैं चाहे सारे खर्च दूं, चाहे सारे बचा लूं, इनकम बचे हुए पैसों से नहीं तोली जाती। बचे हुए पैसे तो आपका क्लोजिंग कैश बैंक हो सकता है। तो यहां पर हमारे तार उलझे, जो हमने 25 को क्या बोल दिया, अगले स्टेप में 23 कर दिया कि ये 2000 का भी तो खर्चा हो गया, अब तो 23 ही बचे। मैं तो तुमसे पूछ ही नहीं रहा कितने बचे, मैंने तो पूछा तुमने कितने कमाए, और वो 2000 भी तुमने कमाए थे जो तुमने खर्च कर दिए। इसका मतलब एक्चुअल में बेटा तुम्हारा प्रॉफिट 25 नहीं था, 27 था। अब बेटा कहने के लिए तो ये फॉर्मूला तुमने बचपन में भी रटा होगा, बोलो हाँ रटा था कि नहीं? पर क्या तुमने इस एंगल से उसको सोचा था? नहीं सोचा था। तो अभी बहुत चीजें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको हमको एक्सप्लोर करना है, और ये स्टेज उसी के लिए बनी हुई है। ज्यादा से ज्यादा अपने माइंड को ओपन करो, चीजों को समझो, बजाय कि उसको क्रैम करो। तो ये नन्ना मुन्ना सा फॉर्मूला अब आई होप आपके लिए फॉर्मूला नहीं होगा, एक गट फीलिंग से आने वाला आंसर होगा। हाँ जी क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों में आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तो सबने ही आंसर 23 दिया था। हाँ जी कुछ तो बेटा लिख दो अब मैसेज बॉक्स पे। समझ में आ गया सबको? यस और नो? यस सर। चलिए, तो ये तो मैंने एक स्टेटमेंट है, कह सकते हो वर्किंग नोट से अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया। मैं साथ में कोई फॉर्मल अकाउंट भी बना सकता हूं, यस, जो सबमिट करने लायक हो, एंड दैट इज माई कैपिटल अकाउंट। दैट इज माई कैपिटल अकाउंट। तो आओ जी कैपिटल अकाउंट बनाएं। पहले बेटा ये जरूर लिख लेना कि हमारा प्रॉफिट आया कैसे, और करेक्ट आंसर लिखो 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 लिखो। सर ड्राइंग आपने ऐड क्यों की? मुझे नहीं आया समझ। बेटा मैंने अभी बताया, ड्राइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूं तो मतलब मैं कमा रहा हूं, तभी विड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने दोस्तों को ट्रीट तभी दी क्योंकि मैं कमा रहा था, तो ये भी मैंने इसका मतलब 2000 रुपये अलग से कमाए होंगे। और इतने सारे हमारे फेस टू फेस वाले बच्चे ऑनलाइन क्यों आ जाते हैं, आई डोंट नो। अब तो इतनी ठंड भी नहीं है आई थिंक आजकल, उल्टा रिकॉर्ड तोड़ रही है ठंड भी, गर्मी के एंगल से। कल मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसमें आ रहा था कि दिल्ली में 35 के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो एक्चुअली में मार्च अप्रैल में आता है टेम्परेचर, वो जनवरी खत्म होने से पहले आ चुका। और अब आप ठंड का भी बेटा बहाना नहीं लगा सकते। और गर्मी भी ऐसी नहीं है कि आपका हो कि सर गर्मी लू वाली हो गई। सर आप इनकम को प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? बेटा इनकम प्रॉफिट ही होती है, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है जी, और किसी के कोई दुख दर्द? क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट? डन? चलो जी देखते हैं ये अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे दिखाई देगा। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट इज अ लाइबिलिटी अकाउंट और एन एसेट अकाउंट। तो कहां से होगा इसका ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट? तो लिखो जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब है ओपनिंग कैपिटल। देन अगर आपने और कुछ पैसा इंट्रोड्यूस करा बिजनेस में तो क्या हो जाएगा? एडिशनल कैपिटल कहां लिखूंगा? क्रेडिट साइड पे, बाय कैश और बैंक, एडिशनल कैपिटल।
फिर अगर बेटा विड्रॉ कर लिया तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड पे, टू कैश और बैंक, ड्राइंग्स। और अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगी बेटा कि कम होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर लिखो बाय पी एंड एल नेट प्रॉफिट। और इन केस लॉस होगा तो क्या होगी, टू पी एंड एल नेट लॉस। तो इसका जो वर्किंग बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, यहां से चलता है। तो जब भी बढ़ेगी कैपिटल क्रेडिट करेंगे, और जब भी बेटा कम होगी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बस इसके बाद बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। तो आप चाहें तो जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट से करवाया वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, नहीं तो आप यहां पर बेटा ऐसा अकाउंट भी बना सकते थे। करो जी नोट डाउन फटाफट से। डन। ओके जी, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एवरीवन। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर प्रकाश कीप्स हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो जो मिस्टर प्रकाश हैं वो अपने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम पे बनाते हैं। ही हैज़ गिवन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। उन्होंने आपको अपनी एसेट लाइबिलिटी के बारे में जानकारी दी हुई है 31 मार्च 21 को और 31 मार्च 22 को। तो ये हो गए बेसिकली ओपनिंग बैलेंसेस और ये हो गए क्लोजिंग बैलेंसेस। क्रेडिटर्स का बैलेंस आपको बताया हुआ है, कैश एट बैंक का बैलेंस, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स का बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस, मशीनरी एंड कंप्यूटर का बैलेंस। ये आपको सारे बैलेंसेस यहां पर मिले हुए हैं। ड्यूरिंग द ईयर प्रकाश ब्रॉट एडिशनल 7500 कैश इन बिजनेस। तो 7500 और कैश बिजनेस में लगा दिया। ही विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹2100 एंड कैश ऑफ ₹7200 फॉर हिज पर्सनल यूज। क्या है बेटा ये, ड्रॉइंग्स है। तो कितना हो गया ड्रॉइंग्स का टोटल, 2100 और 7200 कितना हो गया, 9300 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज टू बी गिवन एट 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड एट 10%। कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 5%, ड्रॉइंग पे चार्ज करा जाएगा 10%। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। कह रहे हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ ईयर एंडेड 31 मार्च 22, ये बेटा आपको पता लगाना है। सोचो जरा, दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हैं। हाँ जी, P&L अकाउंट बनाएंगे तो उससे क्या होगा बेटा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज चाहिए, सेल चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तब तो पहले जीपी आएगा। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए, क्या ये है हमारे पास, फिर कैसे करेंगे। बैलेंस शीट बना के कैपिटल निकाल लेंगे। ओके जी, हमारे पास बैलेंस शीट की सारी आइटम्स हैं, एसेट और लाइबिलिटी, एंड यू ऑल नो कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो दोनों के लिए निकल जाएंगी कैपिटल, एक हो जाएगी ओपनिंग, दूसरी हो जाएगी क्लोजिंग। फिर आपको बेसिकली ये इन्होंने एडिशनल कैपिटल दी हुई है, या आपको ड्राइंग्स दी हुई है, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा।
तो ऐसे आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना है क्या करना है। इधर बेटा क्वेश्चन को करने का कोई ट्रैक नहीं है। आप बोलो सर एक फॉर्मेट दे दो हमें, रटेंगे घर जाके अच्छे से और फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बेटा कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को एक केस स्टडी को मानते हुए अपना रास्ता यहाँ खुद बनाना है कि क्या इसके लिए बेस्ट रूट होगा। वो बात अलग है, विद प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस आपके लिए काम आसान हो जाएगा, लेकिन इसका अल्टीमेटली सॉल्यूशन यही है कि आपको इसमें आंसर के लिए खुद आपको ट्रैक बनाना है। ठीक है जी, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एज ऑन 31st March 21 and 31st March 2022। particulars 31st March 21, 31st March 2022। ओके जी, पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसेट्स की। बताओ जी क्या क्या एसेट्स है। कैश एट बैंक एसेट है, लिख डालो कैश एट बैंक। कितना कितना, 600 और 1500। बिल्स रिसीवेबल 16,200, 18,300। सोलह 200 एंड 18,300। डेटर्स 45,600 एंड 56,000। देन स्टॉक इन ट्रेड 31,000, 47,300। मशीनरी 66,200, 78,000। कंप्यूटर 18,000, 17,000। हाँ जी, कितना हो गया, 177। और इसका 31 मार्च 22 का 97,500 लेस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कितनी है, क्या क्या है, बेसिकली क्रेडिटर्स है और साथ में बिल्स पेबल है। क्रेडिटर्स 55,200, 58,500, 55,200। ऐसे मत करो भाई, 58,500। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स हमने लिख दिया, और क्या है, बीपी 26,400, 28,200। 26,400, 28,200। कितना हुआ टोटल, 81,600। हम्म 86,700। तो अब हम लोग बात करें कैपिटल की।
एसेट माइनस लाइबिलिटीज कितना हो गया, हाउ मच, 96,000, 1,31,400। यस डन एवरीवन। तो अब आओ जी आगे चलते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ने हमें क्या दिया, एडिशनल 7500 रुपये लगाए हैं, तो ये क्या हो गई, एडिशनल कैपिटल। इसके अलावा बता रहे हैं कि ड्राइंग्स की है गुड्स की 2100 और कैश की 7200, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई थी, 9300। और इसके अलावा क्या बता रहे हैं, इसके अलावा बता रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल आपको देना है कितना, 5%। तो निकाल सकते हो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, यस और नो। तो बताओ जी, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल आपकी कितनी आई, 96,000। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 96,000 का 5%, 4800। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कह रहे हैं, 10% ऑफ ड्राइंग्स खुद कितनी है, 9300। कितना हो गया, 930 हो गया। एंड नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट। ओके जी, statement showing computation of profit or loss for the year ended, computation of profit or loss for the year ended 31st March 22। ओके जी, तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, और दो कंपोनेंट इसमें और भी ऐड हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी, तो क्या करेंगे दोनों कंपोनेंट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जस्ट लाइक ओपनिंग कैपिटल क्या कर देंगे, माइनस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्ट लाइक ड्राइंग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये भी प्रॉफिट का ही पार्ट होगा इसलिए इसको ऐड कर देंगे, और वो ऑलरेडी इंक्लूड है तो उसको माइनस कर देंगे। तो बताओ जी कितना कितना हो गया, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 131,400 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 96,000 माइनस एडिशनल कैपिटल कितनी है, 7,500। आप चाहो तो जो आईओसी और आईओडी है इसको ड्राइंग्स और ओपनिंग कैपिटल में ऐड करके भी लिख सकते हो, क्योंकि ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से और बढ़ जाएगी और ओपनिंग कैपिटल भी आपके इंटरेस्ट से और बढ़ जाएगी। माइनस आईओसी कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4,800। अच्छा अभी ड्राइंग्स रह गई थी, ड्राइंग्स 9,300 माइनस आईओसी 4,800, बताओ जी कितना आ गया, हाँ जी 33,000। करो जी नोट डाउन फटाफट से। तो प्रॉफिट हो गया 33,330।
हाँ जी, डन, क्लियर है सब लोगों को? चलें आगे, आओ जी। सारे आपके प्रैक्टिकल केसेस होंगे जो एक्चुअल में भी आपको देखने को मिलते हैं। आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सी क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। मिस्टर कनन इज रनिंग अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। तो इनका बिजनेस है भाई रेडीमेड गारमेंट्स का, बने बनाए कपड़े, टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, ये सब चीज़ें बेचते हैं। ही डज नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम से बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते थे। नाउ वाइल असेसिंग द इनकम ऑफ मिस्टर कनन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, जब 2020-21 की इनकम को असेस किया जा रहा था, इनकम टैक्स ऑफिसर फील्स दैट ही हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम अर्नड बाय हिम फ्रॉम हिज बिजनेस। इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीओ को क्या लगता है कि इसने अपनी पूरी इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है जो इसकी बिजनेस है। अच्छा, पूरी इनकम डिस्क्लोज नहीं करी तो क्या कम डिस्क्लोज करी होगी कि ज़्यादा करी होगी? कम करी होगी, हर कोई कम ही करना चाहता है। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर को कोई शक हो गया। ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। देखो जी, क्या क्या आपका क्लाइंट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो बता रहा है। देखो, ऐसा नोटिस आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम पे शक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है, आप उनको बताओ कि मैं कितना कमाता हूँ, नहीं कमाता। सन्ड्री एसेट्स कितने हैं? 16,65,000। लाइबिलिटीज हैं इतनी। और एक कौन सा डाटा है? 31 मार्च 2020 का, मतलब ओपनिंग डाटा। 31 मार्च 21 को भी आपको फिगर्स दी हुई हैं। सन्ड्री एसेट्स की 2840 और लाइबिलिटीज की 5,80,000। मिस्टर कनन्स मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर 2021 ये कितनी है? 32,000। ठीक है, इनकम डिक्लेयर्ड ये नीचे आएगा, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, इनकम डिक्लेयर्ड टू दी इनकम टैक्स ऑफिसर। तो देखो, मिस्टर कनन की मंथली ड्राइंग कितनी है? 32,000 रुपये। और इनकम जो आपने डिक्लेयर करी है आईटीओ को, वो कितनी करी है? 9,12,000 रुपये। नाउ ड्यूरिंग द ईयर 2021 वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मिस्टर कनन वॉज मैच्योर्ड। एक LIC भी मैच्योर हुई थी एंड अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ था? 50,000 रुपये। और ये पैसा भी उसने रिटेन किस में कर दिया था? ये भी उसने बिजनेस में लगा दिया जो उसकी अपनी LIC मैच्योर हुई। ये क्या हो जाएगा? एडिशनल कैपिटल। स्टेट करो वेदर जो इनकम टैक्स ऑफिसर की कंटेंशन है, जो थिंकिंग है, जो सोच है, जो शक है, जो एलिगेशन है, वो करेक्ट है कि नहीं है करेक्ट। एक्सप्लेन बाय गिविंग नेसेसरी वर्किंग। तो बेटा ये काम आपको करने होते हैं। अब नोटिस आया तो आपको रिप्लाई तो करना पड़ेगा ना कि मेरा क्लाइंट बिल्कुल ठीक है, ये देखो इसकी इनकम भी इतनी बनती है। ठीक है जी। और साथ ही साथ कुछ प्रोफेशनल्स को डिपार्टमेंट भी हायर करता है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, और भी जो हमारे गवर्नमेंट के फाइनेंस के डिपार्टमेंट है उसमें हमारे प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं, CS CMS वर्क करते हैं। बिकॉज उन्होंने इतनी डेप्थ में इनकम टैक्स, अकाउंटिंग और सारे चीज़ें नहीं पढ़ी हुई। ओके, क्योंकि जनरली जो गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में लोग जाते हैं, या तो अगर मैं अपर क्लास की बात करूं तो वो IAS IFS होते हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं। अदरवाइज बाकी सब लोग बेटा SSC का एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं, शायद आपने नाम सुना होगा। और वहां पर वो ये नहीं चेक करते कि तुमने टैक्स पढ़ा, अकाउंट्स पढ़ा कि नहीं पढ़ा। वो तुम बिना पढ़े भी बस 12th के बाद ग्रेजुएशन किसी में भी करियो, तुम एग्जाम दे सकते हो। तो तुम्हें ग्राउंड रूट लेवल पे डेप्थ तो पता नहीं, इसलिए अलग से डिपार्टमेंट ये हायर करता है कि हम जो नोटिस भेजने वाले हैं क्लाइंट को, कम से कम इंटरनली चेक करा लें कि वो नोटिस बनता भी है कि नहीं बनता। तो वहां पर आप एम्प्लॉय हैं, आपको पैसा किससे मिलेगा? डिपार्टमेंट से मिलेगा, गवर्नमेंट से मिलेगा। वहां आपका क्लाइंट से कोई कनेक्शन नहीं है। और जब आप एक ओपन प्रैक्टिस में हैं, वहां पर आपका कनेक्शन किससे है? क्लाइंट से है। वहां आपको क्लाइंट को फेवर करना है। और अगर आप एम्प्लॉय हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो किसको फेवर करेंगे? तब आप डिपार्टमेंट को करेंगे। बात समझ में? हमारा रोल दोनों तरफ है, डिपेंड करता है हम हैं कहां पर, हम काम कहां पर करते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में हम एज अ जॉब भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर को कंटेंशन है कि आपने अपनी इनकम को कम बताया है, तो अब आपको पता लगाना है कि वो कम थी कि ठीक थी। ये अब आपको पता लगाना है कि इनकम टैक्स ऑफिसर का जो शक था आप पे, वो कम था, मतलब वो गलत था या वो ठीक था। कैसे पता लगाएंगे वो हमें सोचना पड़ेगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इनकम कैलकुलेट करते हैं किसकी? मिस्टर करण की। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले देखो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल्स निकालनी पड़ेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ, पहले लिखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल्स ऑफ मिस्टर खन्ना। थर्टी फर्स्ट मार्च 20 एंड 21। सन्ड्री एसेट्स 16,65,000, और हमें दी हुई है लाइबिलिटीज। ओके, लाइबिलिटीज 4,13,000, 28,40,000 एंड 5,80,000। बताओ जी मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल कितनी आ गई? 12,52,000, 22,60,000। ओके जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट शोइंग कॉम्प्यूटेशन ऑफ। अब देखो यहां पर उसने बोला इनकम, तो हम वर्ड इनकम लिखेंगे, लेकिन इनकम प्रॉफिट एक ही चीज है। स्टेटमेंट शोइंग कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर कनन। स्टेटमेंट शोइंग कॉम्प्यूटेशन ऑफ मिस्टर कनन। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे? अब यहां वर्ड हम इनकम लिख देंगे, काम तो वही करना है। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल कितना आया? 22,60,000। ओपनिंग कैपिटल कितना आया? 12,52,000। क्या कुछ एडिशनल कैपिटल भी है? ये देखो कितनी है, 50,000 रुपये LIC के बिजनेस में लगा दिए, माइनस 50,000। और ड्राइंग कितनी है? 32,000। बेटा क्या पूरे साल की ड्राइंग है? मंथली ड्राइंग है। तो साल की कितनी हो गई? 32,000 इंटू 12, ठीक है जी, 3,84,000। सॉल्व करो, बताओ कितना आ गया? कितना आ गया? 13,42,000। ये थी बेटा इसकी एक्चुअल इनकम, ये थी इसकी एक्चुअल इनकम। तो बताओ डिस्क्लोज्ड इनकम कितनी की थी इसने? हाँ जी, कितनी की थी? 9,12,000। तो बताओ जी सप्रेस्ड इनकम, दबाई हुई इनकम या छुपाई हुई इनकम कितनी हो गई? 4,30,000। तो बताओ जी क्या इनकम टैक्स ऑफिसर की कंटेंशन ठीक थी कि गलत थी? ठीक थी, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। द इनकम टैक्स ऑफिसर्स contention that Mr. Kannan has
हैज नॉट डिक्लेयर्ड हिज ट्रू इनकम इज करेक्ट। मिस्टर कनन has suppressed his income by rupees 4,30,000। इतने रुपए कम दिखाई गई है इनकम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? तो एक क्वेश्चन पूछ लूं अब मैं तुमसे, टैक्स भी तो तुम पढ़ते ही हो। बताओ इसने इनकम क्यों छुपाई होगी? टैक्स बचाने के लिए। इतना सिंपल सा आंसर दोगे? फिगर्स को देखो जरा ध्यान से, कुछ तुम्हें देख के तुम्हारा कुछ बेटा दिमाग चल रहा हो। डिस्क्लोज उसने करी 9/12, नहीं तो ये भी ना करता, 0 बोल देता, और बनती थी 13,42,000, क्योंकि 10 लाख के बाद एक नया रेट पैदा हो जाता है, होता है कि नहीं? उसने कहा इससे नीचे नीचे रखो, वहां बहुत टैक्स लगता है, इसलिए ये बेटा इसने दिमाग लगाया हो। समझ में? बाकी हम अपनी तरफ से अंदाजे ही लगा रहे हैं, लेकिन दिख यही रहा है प्राइमा फेसी। वो 30% पे नहीं जाना चाहता था, उसने कहा 10 से कम कुछ भी दिखा दो। ठीक है जी, ऐसे केस आपको आमतौर पे बहुत देखने को मिलेंगे, इसलिए आपके दिमाग की बेटा बत्ती जल जानी चाहिए उसी टाइम। ठीक है, इसलिए स्मार्ट बनो, चीज़ों को समझो, सामने वाले का दिमाग पढ़ो, वो क्या करना चाहता है। और अभी तो तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी तुम ट्रेनिंग वगैरह करोगे तो भी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बट वंस यू बिकम अ प्रोफेशनल आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, क्योंकि बेटा आपको साइन करना होता है, स्टैंप करना होता है। आप वो करने के बाद नहीं कह सकते कि मेरे से गलती हो गई, इतनी कैजुअली आप नहीं कह सकते। ठीक है जी, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को सोच के ही किसी को सर्टिफाई करना है कि ठीक है मैं सर्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी इनकम है, क्योंकि उसके बलबूते पे वो अलग अलग अथॉरिटी से, बैंक से अच्छे खासे लोन उठा सकता है। और कल को अगर वो लोन नहीं दे पाया तो इनडायरेक्ट लाइबिलिटी तो बेटा आपकी भी बनती है कि नहीं बनती? क्योंकि बैंक ने क्या उसकी शक्ल देखी थी या तुम्हारा साइन किया गया कागज देखा था? कागज देखा था, शक्ल से कोई मतलब नहीं था। और कागज पे तुमने ही साइन किया था कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, इसकी जो नेटवर्थ है वो सब बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत आ गई है तो किसको पकड़ेगा बैंक? तुम्हें पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? तो इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आई? यस और नो? चलो जी, वेरी गुड। अब मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन पे आप भी दिमाग लगाएं। आप चाहते हो आप दिमाग लगाएं? तो आपके लिए मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम मिसिस शशि। कैश एट बैंक का आपके पास बैलेंस है 1 अप्रैल 21 का, और ये 31 मार्च बेटा 22 है, तो मतलब ओपनिंग क्लोजिंग। कैश एंड बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, 10% लोन फ्रॉम मिसिस शशि नहीं है, इसको बेटा मिस्टर कर लो, अपने आप से तो कोई लोन लेगा नहीं, इट शुड बी मिस्टर शशि। ठीक है जी। नाउ मिसिस शशि विड्रॉ 5,000 फ्रॉम द बिजनेस एवरी मंथ फॉर मीटिंग हर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। कर लोगे ट्रीट। ड्यूरिंग द ईयर शी सोल्ड इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय प्राइवेटली, उसकी अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट थी, बेच दी, 35,000 रुपये मिले, एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन हर बिजनेस, और बिजनेस में लगा दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर 21-22 इट वॉज फाउंड दैट फुल ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम मिसिस शशि, ये भी मिस्टर होगा, हैड नॉट बीन पेड। जो आपने लोन लिया था ना बेटा ऊपर, वो अभी तक पे ही नहीं किया गया। आपको दिख भी रहा है, पहले भी 30,000 का, अब भी 30,000 का, पर क्या इंटरेस्ट लगेगा कि वो भी नहीं लगेगा? वो तो लगेगा। डेप्रिसिएशन 10% भी आपको प्रोवाइड करना है फर्नीचर पे पूरे साल का। एक शॉप असिस्टेंट दुकान में छोटू रखा हुआ है, वॉज टू बी गिवन अ शेयर ऑफ 5%
ऑन द प्रॉफिट असर्टेंड बिफोर चार्जिंग सच शेयर। उसका शेयर देने से पहले जो आपके पास प्रॉफिट बचता है उसका 5% आप छोटू को देते हैं। आपने छोटू को 5% पार्टनर बना रखा अपने बिजनेस, इस बेसिस पे आपने उसको रखा। वो सैलरी नहीं है उसकी, आपने कहा जो भी हमारा प्रॉफिट बचेगा 5% पहले तेरे को दूंगा, तब बाकी प्रॉफिट मेरा। कैलकुलेट करो प्रॉफिट अर्न कितना हुआ बाय मिसेस शशि। स्टार्ट करो बेटा, लगाओ दिमाग, रफ में करना रफ में करो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ ट्राई करो, फिर मैं आपकी बाद में हेल्प तो जरूर करूंगा। लाइव टेस्ट। यस, ऑनलाइन बच्चे भी सब लोग ट्राई करेंगे। आओ जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है जो सामने। आओ जी स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग के लिए सारी फिगर्स दी हुई हैं, तो आपने बड़े प्यार से बेटा ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल तो निकाल ही लिया होगा। तो पहले तो मैं भी वो ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो चाहें तो हम इसको बैलेंस शीट के वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो जैसे एसेट माइनस लायबिलिटी की है वैसे भी कर सकते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल्स ऑफ मिसेस शशि। एक अप्रैल 21, 31 मार्च 22। ओके जी, एसेट्स की बात करें तो क्या क्या आएगा एसेट्स में? कैश एंड बैंक 20,000 और 21,000। सन्ड्री डेटर 17,000, 25,000। स्टॉक 40,000 और 60,000। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी था। आपने क्या किया, इसको यहीं एडजस्ट किया कि बाद में? कहीं पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कहीं पर भी कर सकते हो बेटा। मैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना के बाद में कर दूंगा, आप यहां पर भी कर सकते हो। 29,000 और 29,000। अभी मैं बस इसी बेसिस पे निकाल रहा हूं। अब दोनों हैं हमारे पास लाइबिलिटी। पहले बेटा इनका टोटल बताओ। और यहां पर 29 के हिसाब से बताना। 1,35,000, 1,06,000 और 1,35,000। नेक्स्ट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 22। बताओ जी, सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी? हाँ जी, लाइबिलिटी मैंने क्या नहीं करी? अच्छा, अभी माइनस नहीं करी, चलो कर लेते हैं। कितनी कितनी लाइबिलिटी है? यहीं पर कर लेते हैं। 32 और 30 62 हो गई ना। ऐसे लिख देता हूँ अभी टोटली। और ये कितनी? 52। तो कैपिटल कितनी आ गई? ये कितनी आ गई? 44। चलो जी, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारी 83,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 44,000। ड्राइंग्स भी है, कितनी है ड्राइंग्स? विड्रॉ 5,000 फ्रॉम द बिजनेस एवरी मंथ, तो साल की कितनी हो गई?
60,000 हो गई। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 35,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या क्या खर्चे हैं? यहां तक तो प्रॉफिट मान लो आपका आ ही गया, और भी अब खर्चे देखो क्या क्या है। हाँ जी, माइनस करो डेप्रिसिएशन। क्या कह रहे थे? डेप्रिसिएशन 10% लगाना है फर्नीचर पे। फर्नीचर कितना है? 29,000 का। कितना हो गया? और क्या खर्चा है? इंटरेस्ट ऑन लोन, वो कितना परसेंट है? 10% लोन, 30,000 का 10%। ठीक है जी। अभी छोटू को हमने सैलरी नहीं दी क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है शॉप असिस्टेंट वॉज टू बी गिवन अ शेयर ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट असर्टेंड जो आएगा बिफोर चार्जिंग सच शेयर। तो पहले तो उसके शेयर से पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग शॉप असिस्टेंट शेयर, उसको पैसा देने से पहले कितना? 58,100। और अब हम इसको माइनस करो शॉप असिस्टेंट्स शेयर, कितना है इसका? 5%। कितना? 2905। तो बताओ जी फाइनल नेट प्रॉफिट कितना होगा? 55,195। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कितनों का बेटा? यही था। वेरी गुड बेटा, जिनका ये आंसर था। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको इसके साथ एक रिक्वायरमेंट बेटा और बोल देता है। वो क्या बोल देता है? आपने प्रॉफिट तो निकाला, अब आप इसके बाद बैलेंस शीट भी बनाओ इन सब चीजों को करने के बाद। तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। आपने सारी एडजस्टमेंट कर ली ड्राइंग की, इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब आपको यहां पर बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला जा सकता है। देखो जी कैसे बनेगी। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, क्या था ईयर? 2022। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ओके जी। कैश एट बैंक कितना था? 21,000। हाँ हाँ हाँ, एज ऑन आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैश एंड बैंक कितना? $21,000। डेटर्स कितना? 25,000। अब ये बेटा आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। स्टॉक कितना? 60,000। उसके बाद फर्नीचर कितना? 29,000। लेकिन फर्नीचर पे अब क्या लग चुका है? डेप्रिसिएशन। तो फर्नीचर 29,000 लेस डेप्रिसिएशन 2900, तो कितना आ गया? 26,100। और इसके बाद तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है। लाइबिलिटीज पे आ जाओ। कैपिटल की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस कितना था कैपिटल का? अभी हमने निकाला था, ये देखो 44 था। ओपनिंग बैलेंस इज 44,000। इसमें ऐड करेंगे जो एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी 35।
लेस करेंगे जो ड्राइंग्स आपने यूज कर ली, 60,000 12 महीने की। ओके जी, और जो प्रॉफिट है वो भी कैपिटल में ऐड हो जाता है। नेट प्रॉफिट कितना आया था आपका? 55,195। तो बताओ जी क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी बन गई? 70,195। इसके अलावा और क्या चीजें हैं आपकी लाइबिलिटीज में? क्रेडिटर्स 22,000, ओके जी। और क्रेडिटर के बाद लोन फ्रॉम मिस्टर शशि, और इसमें इंटरेस्ट भी है। लोन फ्रॉम मिस्टर शशि, आप इसी में ऐड कर सकते हैं इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी। 30,000, और अब कितने का लोन हो गया? 30 प्लस 10%, 3,000, कितना हो गया? 33,000। ओके जी, अब बताओ टोटल आपका टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा? कितना हो गया जी टोटल? देखो भाई कितना अमाउंट आ रहा है टोटल? हम्म अच्छा, कमीशन भी तो अभी दी नहीं है ना, आउटस्टैंडिंग है। इसका टोटल बताओ पहले तो, एसेट्स का कितना है? 132,100 है। अच्छा, यहाँ पर लिखो इसके साथ, यहाँ पर लिख लो कितनी है कमीशन आपकी, मतलब शेयर है बेसिकली। इतना ही डिफरेंस आ रहा है, हाँ तो यही आएगा अब इधर। इधर लिख लो, ऐसा करो, शॉप असिस्टेंट्स शेयर 2905। हो गया मैच? तो हो सकता भी इसी क्वेश्चन की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, आगे वो आपसे सब एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शीट भी बनवाएं, इसलिए मैंने आपको एडवांस में ही वो काम करवा दिया जो आगे आपसे पूछा जाएगा। अभी तो हालांकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम थी। तो समझ में आया सबको? तो बेटा आज के लिए इतना ही, अब इसके बाद की कहानी शुरू होगी अगली क्लास में। आज बेटा ये सब कुछ अच्छे से रिवाइज जरूर करके आना, तब मज़ा आएगा। और एक क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूँ जो तुम आराम से करो, अगर मुझे मिलेगा तुम्हारे लायक तभी दे पाऊँगा, वैसे मुश्किल है, आगे के क्वेश्चंस के लेवल अलग ही हैं। नहीं अभी नहीं बनेगा, अगली क्लास के बाद दूंगा। ये अच्छे से बेटा रिवाइज सब लोग करके आएंगे।